स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं गौतम आनंद, समाजशास्त्र का शिक्षक। आज समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा 2023 के पेपर 2 का डिस्कशन लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। यानी आज के सत्र में हम लोग इस वर्ष मुख्य परीक्षा में पूछे गए समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी कि क्वेश्चन कैसा रहा, क्या पैटर्न रहा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्या आपको लिखना है, इन सभी बातों पर आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष समाजशास्त्र के पेपर 1 की बात करें या पेपर 2, दोनों में ही जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बहुत ही छात्रों के लिए आसान है। यानी बिल्कुल मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। पेपर 1 में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वहां भी एक आधा प्रश्न ही है जो छात्रों के लिए कठिनाई का सबब बन सकते हैं। यही चीज पेपर 2 में भी यूपीएससी ने इस बार रखा है। जैसे पिछले 3-4 सालों से सोशियोलॉजी में करंट बेस्ड सवाल बहुत अधिक हो रहे थे। और देखो, करंट बेस्ड सवाल का यदि लाभ है तो कुछ नुकसान भी है, क्योंकि आप यहाँ पर जीएस के नजरिए से करंट की घटनाओं को पढ़ते हैं और उसका जब समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना होता है तो उसमें बच्चों को समस्या आती है। यानी जो भी घटनाक्रम है सामान्य जीवन में घटित हो रही है या समकालीन जो भी घटनाक्रम है उसके समाजशास्त्रीय आयाम को न समझ पाने के कारण आपके उत्तर में जो समाजशास्त्र की मुख्य रिक्वायरमेंट है वो मिसिंग रहती थी। लेकिन इस वर्ष अगर हम गौर करें तो इस वर्ष बिल्कुल ही करंट बेस्ड सवाल पेपर 2 में नहीं पूछे गए हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सही कदम हो सिद्ध हो सकता है। और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष जो है समाजशास्त्र से बच्चों को न सिर्फ अच्छे आएंगे बल्कि अंतिम मेधा सूची में भी हिंदी माध्यम से समाजशास्त्र के बच्चों की संख्या पहले वर्षों की पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ठीक ठाक रहेगी। तो विलंब न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 2 डिस्कशन का। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रत्येक चैप्टर वाइज ट्रेंड जो है उसका एक एनालिसिस कर दिया है कि 2018 से लेकर 2023 तक में विभिन्न चैप्टर से जो हमारे टॉपिक हैं पेपर 2 के, उसके किस किस सेगमेंट से क्या सवाल पूछे गए हैं आपके समक्ष हाजिर है। जैसे अगर हम गौर करें पेपर 2 आप सभी जानते हैं कि वो ABC 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। तो प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से 2023 में अगर हम गौर करें तो प्रश्न की संख्या 1 है। लास्ट ईयर इससे 2 सवाल पूछे गए थे। इसी प्रकार अगर हम कहें भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, यहां से 1 सवाल इस वर्ष पूछे गए हैं। ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना, इससे इस वर्ष 2 सवाल का ट्रेंड रहा है। इसी प्रकार जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे गए इस वर्ष। भारत में जनजातीय समुदाय ट्राइबल सोसाइटी से 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा गया है। आगे सभी प्रश्न हम लोग स्लाइड पर आपके सामने लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक वर्ग सोशल क्लास इन इंडिया से 1 क्वेश्चन पूछा गया और खास करके मध्यम वर्ग की लोकतंत्र में भूमिका के कॉन्टेक्स्ट में। नातेदारी की व्यवस्था, पेपर 1 में भी नातेदारी की व्यवस्था से पहले कम प्रश्न रहते थे। इस बार अगर देखें तो पेपर 1 और 2 दोनों में ही नातेदारी की व्यवस्था से ठीक ठाक प्रश्न हैं और कुल मिलाकर यहां से इस वर्ष 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं से 3 सवाल हैं। पहले हम लोग इन प्रश्नों को छोड़ दिया करते थे। इन जैसे आप पढ़ते वक्त क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव स्टडी करते हैं और ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम में थोड़ी समस्या आती है। यूपीएससी कर क्या रहा है कि अब आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखेगा। कई बार सेक्शन ए में सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और सेक्शन बी में सेक्शन ए के प्रश्न दिखेंगे। कई बार एक ही प्रश्न में ABC में आपको कई अलग अलग यूनिट से सवाल रहेंगे। यानी आप पढ़ते वक्त होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में थरली पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। पहले वाला दौर चला गया जब हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में से लिमिटेड टॉपिक पढ़कर एग्जाम में जाते थे। अब इतना मिक्सअप है क्वेश्चन में कि यूनिट अगर मान लो अगर यूनिट 1 to 3 को उठाया तो साइड में 4, 5, 6 का भी सवाल को ऐड कर देता है। तो यानी मेरे कहने का आशय है कि आप जब भी तैयारी करें समाजशास्त्र की मुख्य परीक्षा के लिए तो एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करें।
पहले 60-70% सिलेबस पढ़कर काम चल जाता था, लेकिन बच्चों यकीन माने पिछले 4-5 वर्षों से जो प्रश्न का स्वरूप रहा है उसमें आपको 100% सिलेबस पढ़ना ही होगा, अन्यथा आप प्रश्न पूरा नहीं लिख पाएंगे। एबीसी में से ए या बी 2 सवाल या एक सवाल का जवाब दे पाएंगे, तीसरा सवाल नहीं दे पाएंगे अगर आपने किसी टॉपिक को छोड़ रखा है। तो नातेदारी की व्यवस्था जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, देखिए वहां से 3 सवाल है। धर्म एवं समाज एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से 1 सवाल मात्र पूछे गए। इसी प्रकार भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, जो सेगमेंट सी का हमारा पार्ट है उसमें देखिए सेक्शन सी में इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया से 3 सवाल। अब देखो ये सब टॉपिक क्लासिकल कन्वेंशनल टॉपिक हैं, छात्रों को इन सब टॉपिक को पढ़ने में उतना मजा नहीं आता और कई बार स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हम इन सब टॉपिक को नजरअंदाज कर देते हैं। और पेपर 2 में अगर हम पर्सपेक्टिव, कास्ट सिस्टम, सामाजिक आंदोलन, इन सब पर एम्फेसिस पहले दिया करते थे और पहले सवाल भी रहते थे, लेकिन अब यूपीएससी कर क्या रहा, हर सेगमेंट से मिक्सअप करके सवाल बना रहा है। तो ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण से 3 सवाल है। भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से 2 सवाल। इसी प्रकार पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से देखो पहले सवाल अधिक होते थे, जैसे 2022 में 3 सवाल इससे पूछा गया, इस वर्ष इससे मात्र 1 सवाल आया। आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया से 2 सवाल इस वर्ष पूछे गए। पॉपुलेशन डायनामिक्स से भी 2 सवाल इस वर्ष रहे। सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियों से 3 सवाल है। यानी ये एक ट्रेंड एनालिसिस, आपको जब भी अध्ययन संबंधित रणनीति बनाएंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि जब से इंटर डिपेंडेंट यानी 2 टॉपिक को मिलाकर मिक्सअप करके सवाल आने लगा है, वैसी स्थिति में आप पूरा सिलेबस ही पढ़ें, तभी आप अच्छे से 5 पूरे प्रश्न लिख पाएंगे, अन्यथा हो सकता है एक आधा प्रश्न आपके छूट ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन की एक स्लाइड बना रखी है। उठाते हैं पहला क्वेश्चन, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन 1 और 5 मैंडेटरी है जैसा हर वर्ष होता है। क्वेश्चन 1 और 5 कंपलसरी है, जिसमें 5 सवाल है, 1.5 शब्दों में आपको समाजशास्त्रीय व्याख्या करनी है 5 सवाल की, और मैंडेटरी है यानी आपको लिखने ही लिखने हैं। इसी प्रकार सेक्शन ए में कुल 4 प्रश्न में पहला तो कॉमन है और शेष अन्य में 3 में से कम 1 या अधिकतम 2 का आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक्शन बी में भी अगर हम गौर करें तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें 5 सवाल हैं शॉर्ट नोट्स वाले, वो मैंडेटरी है और रिमेनिंग 3 में से कम 1 या 2 आपकी सुविधा के मुताबिक आप लिख सकते हैं, यानी कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल उठाते हैं, बिल्कुल क्लासिकल सवाल है। इस साल अधिकतर परंपरागत सवाल पूछे गए हैं। AR देसाई के भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं की को उजागर करें। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ AR देसाई's डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। बच्चों ये डिस्कशन बेस्ड क्लास है, मैं इसमें बहुत डिटेल नहीं जा पाऊंगा, है ना, क्योंकि इस क्लास की लिमिटेशन है। डिटेल के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके पास कोई आपने ले रखा है कोर्स वगैरह। AR देसाई के भारतीय समाज अध्ययन में द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य, ये जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, उसमें आपको 3 उपागम पढ़ने हैं, इंडोलॉजी, इसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और तीसरा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। और भारतीय समाज के अध्ययन के 3 परिप्रेक्ष्य में से कम 1 सवाल हर साल आते हैं, तो वही सवाल AR देसाई का सवाल पूछा है। AR देसाई का इसमें आपको लिखना क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन, AR देसाई का संक्षिप्त में परिचय देते हुए सीधे आप उनके द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य पर आ जाएंगे, है ना। द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य बेसिकली AR देसाई एक मार्क्सवादी विचारक हैं और इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के क्रम में मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है और इन्होंने भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता, यूनिकनेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब पर अधिक फोकस न करके आर्थिक निर्धारणवादी, कहीं ना कहीं भारतीय समाज के में छिपे द्वंद्व को समझाने की कोशिश की है। कॉन्फ्लिक्ट जो इंडियन सोसाइटी में रहा है उसको उजागर करने का
प्रयास किया है। यानी इनके द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अधिक है, समाज के स्थायित्व व निरंतरता की व्याख्या सीमित है। भारत की मौलिक विशेषताओं पर इन्होंने कम बल दिया है और भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष, तनाव, द्वंद्व को रेखांकित अधिक किया है। आर्थिक क्षेत्र में भी जो शक्ति, संसाधन, इनका जो केंद्रीकरण कुछ प्रबुद्ध जातियों के हाथों में रहा है उसकी चर्चा की है। यानी इन्होंने भारतीय समाज को एक परंपरागत नजरिए से हटकर मार्क्सवादी व्याख्या के आधार पर समस्त भारतीय समाज का अध्ययन किया है और अध्ययन के क्रम में यह भारत में वर्ग संरचना की भी चर्चा करते हैं कि कैसे भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत एक राष्ट्रवाद की भावना हमारे यहाँ उजागर हुई। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा या राष्ट्र की भावना ही नहीं थी। जैसे इनकी किताब अगर हम देखें, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, अधिकतर इन्होंने कृषक, कहीं अधिकतर इन्होंने अगर हम देखें तो ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है। इनका मानना है कि जो भारत में राष्ट्रवाद, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ उसके कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हुई। इन्होंने ब्रिटिश को भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और उनके शासनकाल में भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन हुए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हमारे यहाँ आई, कैसे हमारे समाज में तार्किकता बढ़ी, कैसे धर्म और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व हुआ और उस द्वंद्व के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ। यानी इनके द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषता भारतीय समाज की वास्तविकता को उजागर करने में इन्होंने तनाव, इन्होंने संघर्ष, इन सब पर अधिक बल दिया और भारत की वर्गीय संरचना में खास करके कृषक वर्गीय संरचना, ग्रामीण वर्गीय संरचना, इन सब का इन्होंने अधिक विश्लेषण किया है। जैसे अगर हम अन्य विचारकों की बात करें, जैसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, जाति आदि पर बल देता है, लेकिन ये द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भारतीय समाज में निहित जो तनाव है, संघर्ष है, इन सब को अपनी व्याख्याओं में अधिक बल देते हैं और यही चीजें आपको लिखना है। और बहुत ही क्लासिकल सवाल है, हर बच्चा इस प्रश्न को अच्छे से लिखा होगा और आपने भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की होगी। तो यही चीज आप इस प्रश्न की मांग थी और आप इसको जस्टिफाई करेंगे। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पास बहुत स्कोप नहीं होता अधिक लिखना, अधिक भूमिका लिखना, निष्कर्ष अधिक, सीधे आपको टू द पॉइंट द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य, इसकी मान्यताएं क्या है, कैसे तनाव संघर्ष को बताते हैं, कैसे सामाजिक परिवर्तन की, कैसे पीजेंट स्ट्रगल की बात करते हैं, कैसे भारत में वर्गीय संरचना के उद्भव की बात करते हैं, इन सब बातों के अपने उत्तर को आप खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया उसके आधार पर जो नए बच्चे हैं वो इस तरह के प्रश्न को लिख सकते हैं। और ये तो कई बार पूछा गया सवाल, रिपीट, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ, यहां तक कि भारत के हर विश्वविद्यालय में जो भी समाजशास्त्र का बच्चा ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहा होता है वो अमूमन इस तरह के प्रश्नों से गुजर चुका होता है। तो इस प्रश्न में कोई भी नवीनता नहीं थी। चलते अगला प्रश्न उठाते हैं। 1950 का दशक भारतीय समाज में ग्रामीण अध्ययन, 1950 का दशक भारतीय समाज में ग्रामीण अध्ययन का स्वर्णिम युग था, इस कथन की व्याख्या करें। जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक के अंतर्गत ग्रामीण, खास करके अगर हम कहें सामाजिक संरचना में जो ग्रामीण एवं कृषक सामाजिक संरचना है उसमें आइडिया ऑफ विलेज है ना, गांव की अवधारणा, इस टॉपिक से संबंधित ये सवाल है। स्टेटमेंट है, इस कथन की व्याख्या करनी है कि भारत में अगर हम कहें कि समाजशास्त्र की स्थापना एक विषय के रूप में भले ही 1920 के दशक में हुई और शुरुआती जो 30 वर्ष है, अगर हम कहें कि 1914 में बंबई विश्वविद्यालय से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 1918-19 में विधिवत स्थापना के बाद शुरुआती 2-3 दशक जो है भारतीय समाजशास्त्र में वो मुख्यतः भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के जो मुख्य विशेषताओं के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में घुरिये जैसे समाजशास्त्र के जनक, भारतीय समाजशास्त्र के पिता, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारत विद्या उपागम के द्वारा भारतीय समाज का क्लासिकल अध्ययन स्टार्ट हुआ। लेकिन 1950s के डिकेड में अगर हम कहें 1950 के दशक में पहली बार ग्रामीण समाज का
एक केस स्टडी बेस्ड अध्ययन होना स्टार्ट हुआ। यही वह दौर है जब एम एन श्रीनिवास, जब एस.सी. दुबे, मैकम मेरियट जैसे विद्वानों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया। 1950 के दशक में ही विलेज स्टडीज की परंपरा भारतीय समाजशास्त्र में एक नई परंपरा स्थापित हुई और 1940 से लेकर 1960 के अवधि में अगर हम कहें तो भारत के कुछ क्लासिकल विलेज केस स्टडीज आपको दिखेंगे। चाहे मैसूर के रामपुरा की बात करें, चाहे समीरपेट का अध्ययन की बात करें, चाहे किशनगढ़ी का अध्ययन की बात करें, तो ये वो दौर था जब भारतीय समाजशास्त्र में इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हटकर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव विस्तार ले रहा था। एक तरह से सामाजिक मानव शास्त्र से प्रभावित होकर कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा, जैसे एम एन श्रीनिवास द्वारा, भारतीय समाज का ग्रासरूट लेवल पे क्या सच्चाई है, कैसे विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया हो रही, कैसे ग्रामीण शक्ति संतुलन की राजनीति प्रभावित कर रही, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा। यानी जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो क्लासिकल स्टडीज पर फोकस था, मुख्य रूप में धर्म ग्रंथों में वर्णित बातों पर। लेकिन इन्होंने विलेज स्टडीज के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान समस्या, ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य अध्ययन के द्वारा कहीं ना कहीं ग्रामीण समाजशास्त्र को भारतीय समाजशास्त्र में स्थापित किया। 1952 में आप जानते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार की भी नीतिगत प्राथमिकताओं में ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अधिक बल था और यही कारण है कि समाजशास्त्र में भी ग्रामीण समाजशास्त्र की स्थापना एक विषय के रूप में, एक अकादमिक विषय के रूप में भारतीय समाजशास्त्र में हुई। और इस दौर में कई विद्वान आते हैं और उन्होंने कुछ लैंडमार्क, कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज का अध्ययन किया और अपने अनुभव क्या, जैसे एम एन श्रीनिवास की चाहे संस्कृतिकरण की अवधारणा हो, चाहे डोमिनेंट कास्ट कंसेप्ट हो, चाहे वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन या संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट हो, सभी ग्रामीण समाज के अध्ययन से ही निकला है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर भारत की एक समाजशास्त्र में एक अलग छवि को गढ़ते हैं। तो यह वो दौर था जब ग्रामीण समाज के शक्ति संतुलन की राजनीति, जाति जाति के आयाम, इस विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया का क्षेत्रीय कार्य अध्ययन किया गया। ग्रासरूट लेवल पे जाकर उनका स्टडी करते हुए और उनके अनुभवों के आधार पर बहुत सारी किताब, यही वो दौर था जब विलेज इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, कई किताबें जो है लिखी गई, यादों में बसा गांव। और यही वह दौर है जब इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र को स्थापित किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि 10 नंबर के प्रश्न के लिए काफी मसाला है आपके पास, इतनी सारी बातों को आप दिखा सकते हैं। जैसे एस.सी. दुबे का इसमें जिक्र कर सकते हैं आप, इसके अलावा एम एन श्रीनिवास को किशनगढ़ी का स्टडी आप दिखा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्लासिकल सवाल ही है जो कई बार पूछा गया। चलते हैं अगले सवाल पर। जाति व्यवस्था के अध्ययन के गुणारोपणात्मक एवं अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण के बीच अंतर का विश्लेषण करें। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द एट्रीब्यूशनल एंड इंटरैक्शनल अप्रोच इन स्टडीइंग द कास्ट सिस्टम। अब देखो, जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य अगर हम पढ़ते हैं, जाति व्यवस्था के अध्ययन संबंधित परिप्रेक्ष्य को आप मोटे तौर पर दो भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक को आप गुण, एट्रीब्यूशनल कह सकते हैं, है ना, गुण या लक्षण पर आधारित, है ना, और एक जातियों के मध्य अंतःक्रिया पर आधारित, अंतःक्रिया पर आधारित। तो पहले इस दोनों उपागम की चर्चा करेंगे कि जो एट्रीब्यूशनल स्टडी, जो अप्रोच है पर्सपेक्टिव कास्ट का, वो कास्ट को एक सांस्कृतिक यूनिक प्रघटना के रूप में इंडियन सोसाइटी में देखता है और हर कुछ जो है वह जाति के इर्द गिर्द पूरी संपूर्ण सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आधार बनाता है भारत विद्या उपागम को। जैसे हम इसमें अगर हम विचारक की बात करें तो इसमें हम जीएस घुरिये को ले सकते हैं, इसमें हम ड्यूमा को ले सकते हैं, लुई ड्यूमा को। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम इरावती कर्वे को ले सकते हैं, के.एम. कपाडिया को ले सकते हैं। बेसिकली ये जो
दोनों में अंतर पूछ रहा है। अंतर क्या है? यह जाति को भारतीय समाज की में सांस्कृतिक प्रघटना के रूप में, एक यूनिक फीचर के रूप में दिखता है। यह भारत विद्या उपागम कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को एक उसके उद्विकाशीय प्रक्रिया क्यों आया और उसकी उपादेयता, उसकी भारतीय समाज के संदर्भ में प्रासंगिकता पर बल देता है। जबकि ये जो है यह विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया, उनके मध्य संबंधों पर आधारित है। इसमें अगर हम चाहें तो इसमें हम एम एन श्रीनिवास को रख सकते हैं, है ना। यह विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया पर, जिसे ये कहते हैं कि जो जाति, ये जाति व्यवस्था का एक शास्त्रीय बुक व्यू है, यह फील्ड व्यू है। दोनों में अंतर अगर आप बताएंगे तो ये क्लासिकल है, ये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर आधारित है, यह स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर आधारित है, यह बुक व्यू है, यह फील्ड व्यू पर आधारित है। एक प्रकार से यह जाति व्यवस्था के परिवर्तन संबंधित स्वरूप पर बल अधिक नहीं देता, यह जाति व्यवस्था के परिवर्तित आयामों पर चर्चा करता है। यह जाति को एक यूनिक और कल्चरल फेनोमेना के रूप में दिखता है, यह भारतीय समाज की वास्तविकता के रूप में दिखता है। यह जो है कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ, प्रथा, परंपरा में वर्णित बातों की बात पर आधार पर जाति की व्याख्या करता है। और यह जाति की व्याख्या एक प्रकार से विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया पर आधारित है। जैसे जो व्यवसाय के क्षेत्र में हर जातियों का निश्चित व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय के क्रम में एक दूसरे पर निर्भरता हुई और उस क्रम में जातियों के मध्य संबंध बने। तो कुल मिलाकर दोनों परिप्रेक्ष्य की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इसी आधार पर आप अंतर करेंगे। तो इसमें बहुत भूमिका लिखने की, पहले तो इसमें आप क्या है, गुण धर्मात्मक उपागम कहते हैं, जो जाति के गुण पर, फीचर पर, लक्षण पर, विशेषताओं पर बल देता है कि जाति की ये यूनिकनेस है। जैसे यह समाज का खंडात्मक विभाजन, निश्चित व्यवसाय, अंतःविवाही नियम, खान पान, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, उसके कुछ निश्चित, एक संस्तरण हायरार्की की बात करता है, चाहे ड्यूमा की बात करें, कर्बे की बात करें, कपाड़िया की बात करें। तो ये एक तरह से यह जो है वह थोड़ा घुरिये के नेतृत्व में इस अप्रोच को इंडियन सोशियोलॉजी में स्टैब्लिश किया गया। अंतःक्रिया पर विभिन्न कास्ट के मध्य संबंध क्या है, खास करके इसमें हम एम एन श्रीनिवास को रख सकते हैं, ये फील्ड व्यू पर आधारित। तो ये सब आप अंतर दिखा सकते हैं। यह जाति को एक यूनिक फेनोमेना के रूप, एक सोशल फेनोमेना के रूप में दिखता है, यह कल्चरल फेनोमेना के रूप में दिखता है, और ये सब आप बता सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं? टिप्पणी करें। अब देखो, जब बात हम करते हैं परंपरा और आधुनिकता की, तो परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य संबंधों को आप समझें कि परंपरा और आधुनिकता के मध्य अगर हम संबंध कह रहे तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परंपरा तथा आधुनिकता दोनों में संदर्भ काल का अंतर है। दोनों समाज के लिए बेहतर करने हेतु उपस्थित हुआ। दोनों में अंतर विरोध है, दोनों में अंतर विरोध है मौलिक मान्यताओं। यानी जब बात करते हैं तो इस प्रश्न की शुरुआत आप पहले परंपरा से करेंगे। परंपरा क्या कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले मूल्यों हम परंपरा के रूप में करते हैं, जो संस्कृति का वाहक होता है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को एक पहचान प्रदान करता है। आधुनिकता एक आधुनिक जीवन शैली, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित विचारधारा। परंपरा धर्म की प्रधानता यहां है, यहां तर्क की प्रधानता है, यहां संस्तरण है, वहां सार्वभौमिकता की बात है। परंपरा में अगर हम कहें तो यह स्थानिकता पर आधारित है। आधुनिकता एक संपूर्ण विश्व के लिए लागू है। क्या दोनों में संबंध क्या है? तो दोनों में संदर्भ काल परिस्थिति का फर्क है। परंपरा आज की नहीं है, हजारों साल से चली आ रही। तो उस समाज के प्रचलित धारणाएं, उस समाज का बौद्धिक स्तर, उस समाज का धार्मिक स्तर परंपरा में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि परंपरा समाज को बर्बाद करने आई या आधुनिकता, दोनों ही समाज के संचालन के लिए आई। दोनों में अंतर जो है वह बेसिकली अंतर क्यों है? तो दोनों में संदर्भ का फर्क है, दृष्टिकोण, काल, परिस्थिति का फर्क है।
जैसे मान लीजिए सती प्रथा या बाल विवाह हमारी परंपरा का पार्ट है। बाल विवाह क्यों आई, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उस समाज में समस्याएं रही हो। जैसे अगर पश्चिम से आक्रमण होने लगा तो लोगों ने अपने बच्चों के संरक्षण के लिए कम उम्र में उनका ब्याह करना स्टार्ट किया। ये हमारी प्रथा परंपरा का पार्ट बना, तो कुछ ना कुछ इसके कारण होंगे। तो ऐसा नहीं है कि परंपरा आधुनिकता सदैव एक दूसरे के विरोधी होते। संदर्भ को लेकर, कुछ मान्यताओं को लेकर दोनों में अंतर विरोध भी होता है। दोनों जो है समाज के बेहतरी के लिए उपस्थित हैं। परंपरा में भी मानव के कल्याण की बात होती है, समाज के आधुनिकता में भी। दोनों में विरोध क्या है, नजरिए का है। कैसे हम विरोध का अंतर क्या बता सकते हैं? परंपरा में धर्म की प्रधानता होती, प्रथा रीति रिवाज इनकी प्रधानता होती है। आधुनिकता में तर्क की, विज्ञान की प्रधानता होती। परंपरा अगर हम कहें तो वह सार्वभौमिकता की बात नहीं करके स्थानिकता की बात करती है। आधुनिकता सार्वभौम। परंपरा जो है उसमें कई जो है चीज ऐसे है जो समय के साथ अब समीचीन नहीं रहे, जो पहले प्रचलित थे, जिनका अब समाज के लिए प्रासंगिकता नहीं। आधुनिकता कहीं ना कहीं आधुनिक विश्व व्यवस्था के संचालन के लिए बात, जैसे परंपरा में जाति व्यवस्था की बात, परंपरा में धर्म की बात होगी, लेकिन आधुनिकता जाति की विरोध करके समानता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण को समर्पित, धर्म के प्रभाव को सीमित करने की बात करती है। तो दोनों में दृष्टिकोण, संदर्भ, नजरिए का फर्क होने के कारण कई बार अंतर विरोध भी दिखता है, और इसको लेकर दोनों में समस्या भी दिखती है कि कोई समाज जब पूर्णतः परंपरागत नहीं होता, नहीं कोई समाज पूर्णतः आधुनिक होता है। दोनों में अगर हम देखें तो संबंध पाया जाता है। हाँ, हो सकता है कि कोई समाज अधिक आधुनिक है यानी कम परंपरा के तत्व हैं, कोई समाज अधिक परंपरागत है यानी कम आधुनिकता के तत्व हैं। तो दोनों में अंतर विरोध दृष्टिकोण का फर्क है, मौलिक विचारधाराओं का फर्क है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के सदैव अंतर विरोधी, ऐसा नहीं है। परंपरा भी सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए भी आया, आधुनिकता भी। यह विज्ञान पर आधारित है, बौद्धिकता पर आधारित है, तार्किकता, आधुनिक चिंतन पर आधारित है। और परंपरा जो है वो धर्म पर आधारित है। यहां पर संस्करणात्मक व्यवस्था, जाति, तमाम पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये सब परंपरा की पार्ट है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बौद्धिकता का विकास हुआ, तार्किकता का विकास हुआ, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हावी होती चली गई। तो दोनों में अंतर क्या है? हम यह नहीं कह सकते कि सदैव विरोधी है। हाँ, कुछ संदर्भों में विरोधी है। क्यों है इसकी चर्चा आप कर दें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भूमि सुधारों की मुख्य विशेषता, बच्चों वाला सवाल है। भूमि सुधार की मुख्य विशेषता क्या हुई स्वतंत्रता के बाद? अगर हम कृषि प्रधान आर्थिक संरचना थी और कृषि हमारे यहां बहुत उत्पादक सीमित हो रहा था, खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था ने हमारी कृषि सामाजिक संरचना को जर्जर बना दी। आजादी के समय हमारी कृषि आधारित जो आर्थिक संरचना है वो पूर्णतः जर्जर थी, और किसानों का जो भाग है, बड़ा भाग जो है वो न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं से भी युक्त नहीं था। भूमि स्वामित्व एक जमींदार वर्ग, उच्च जातियों वर्ग के हाथों में अधिक केंद्रित था। कहीं ना कहीं भूमि स्वामित्व का अगर हम कहें तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। आजादी के पश्चात 1960 व 70 के दशक में भूमि सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म्स के लिए प्रयास किए गए। इसमें क्या किया गया? तो इसमें भूमि की हदबंदी, एक लैंड सीलिंग एक्ट के तहत भूमि की एक निश्चित सीमा निर्धारित करी गई। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। जो जमींदार, किसान और सरकार के मध्य जो मध्यस्थ बिचौलिए वर्ग थे उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। टीनेंट रिफॉर्म्स, काश्तकारी के क्षेत्र में रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे तरीके लाए गए। भूदान आंदोलन, ये सब भी जो है एक तरह से ग्रामदान, भूदान, ये सब आंदोलन लैंड रिफॉर्म्स का ही पार्ट है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इसके अलावा बंजर भूमि या जो है उसके पुनः कहीं ना कहीं उर्वरक बनाने की कोशिश। इसके अलावा अगर हम कहें भूमि सुधार के क्रम में अगर हम कहें तो कृषि सुधार के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण, ये सब भूमि सुधार के लिए सरकार के द्वारा चर्चा की गई। ये सब बहुत बेसिक है, कई जगह आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जीएस में कई जगह पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं भूमि का एक समानुपातिक वितरण, कुछ सीमित जाति या कुछ सीमित वर्ग के हाथ में भूमि संसाधन का केंद्रीकरण न हो।
तो इसके लिए हदबंदी की जाए, इसके लिए चकबंदी की व्यवस्था की गई। अलग अलग जो भूमि के छोटे छोटे बिखरे खंड थे उसको एक जगह पर चक लगाना, यानी ये सब आप दिखाएंगे, चकबंदी, हदबंदी, तमाम ये सब, है ना। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकार, चूंकि भूमि राज्य सरकार का विषय है तो राज्य सरकारों के द्वारा भी अपने अपने राज्य क्षेत्र में अपनी अपनी सीमा के तहत जो है प्रयास किए गए। तो ये बिल्कुल क्लासिकल सवाल है, आराम से आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप आंद्रे बित्ते के इस विचार से सहमत हैं कि भारत के गांव भारतीय समाज के मूल सभ्यता मूल्यों के प्रतीक हैं? एक समाजशास्त्रीय अवलोकन प्रस्तुत करिए। क्या आप आंद्रे बित्ते के विचार से, अब देखो पहली बात, आंद्रे बित्ते के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। आंद्रे बित्ते बेबेरियन पर्सपेक्टिव से उन्होंने इंडियन सोसाइटी का स्टडी किया और भारतीय समाज में जो बेबर की मूल मान्यताएं थी स्तरीकरण की, उसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। बेसिकली अगर हम कहें तो जो हमारे यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र स्थापित हुआ उनमें से अधिकतर की मान्यता यही रही है कि जो भारत के गांव हैं वो भारतीय समाज के मूल सभ्यतागत मूल्यों के प्रतीक हैं। तो कुछ हद तक आंद्रे बित्ते उस चीजों से सहमत है कि जो भारतीय गांव है, जैसे अगर हम कहें चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि ये लघु गणतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो शुरुआत में जो ग्रामीण समाजशास्त्र में समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज लघु गणतंत्र है, बल्कि इसमें निर्भरता पाई जाती है। जब आंद्रे बित्ते आते हैं और उन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज में का अध्ययन किया, खास करके कास्ट का अध्ययन, तो उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषता के रूप में रखा और कहा कि जो भारतीय समाज है, खास करके ग्रामीण समाज, एक परंपरागत समाज जहां धर्म की प्रधानता है, जहां जाति व्यवस्था की उपस्थिति है, जहां सामाजिक जीवन में जाति का डोमिनेंट रोल है हर चीज में, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक संरचना हो, सांस्कृतिक संरचना हो, हर क्षेत्र में जाति का प्रभुत्व है, जाति का प्रभाव है। तो वो कुछ हद तक जो भारतीय समाज है, ग्रामीण समाज को कहीं ना कहीं भारत की मूल सभ्यतागत मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात और है, जब ये जाति की व्याख्या करते हैं तो जाति संबंधित विभिन्न आयाम, खास करके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसकी भी चर्चा करते हैं। यानी जो भारतीय समाज है उसमें ग्रामीण जो आर्थिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, वो सभी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना, बहुलवाद, है ना, इस प्रकार धर्म की प्रधानता, ये सब भारतीय ग्रामीण समाज में दिखाई पड़ता है, जो आज से नहीं हजारों साल से चला आ रहा है। तो जब आंद्रे बित्ते इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय समाज में जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसके बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे और उसे विभिन्न स्वरूप में वो रखते हैं कि भारतीय ग्राम में जैसे बहुलवाद की बात हो, धर्म की प्रधानता हो, नातेदारी, परिवार व्यवस्था का जो स्वरूप है परंपरागत रहा है और इस आधार पर वो अपनी व्याख्या करते हैं। तो यही आपको इस प्रश्न की मांग थी। समाजशास्त्रीय अवलोकन, इनके अध्ययन की बात करेंगे, कैसे इन्होंने ग्रामीण स्तर पर जातिगत संरचना की बात की है, ब्राह्मणों का अलग है, निम्न जातियों का अलग है, और कैसे ब्राह्मण जो है वो अपने मोहल्ले में, ग्रामीण क्षेत्र में ही ब्राह्मणों की अवस्थिति अलग है, जो अछूत जातियां थी वो ग्राम से बाहर कैसे रहते थे, ये सब बताएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आज की बात है, इसके पीछे बताते हैं वो कि भारतीय समाज में पहले से ये प्रचलित रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो आंद्रे बित्ते का, अगर आपने कास्ट स्टडी पढ़ा है, कास्ट सिस्टम पर उनका पर्सपेक्टिव अगर आपने पढ़ा है तो आसानी के साथ आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लोकतंत्र और विकास में मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं और भूमिकाओं की सविस्तार चर्चा करिए। एक तरह से लगता है यह जीएस का सवाल है कि लोकतंत्र के विकास में, लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र और विकास दोनों में, लोकतंत्र और विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका। पहले तो मध्यम वर्ग का आशय क्या है स्पष्ट करेंगे। इस प्रश्न की जो मांग है उसमें मध्यम वर्ग का आशय बताएंगे, आशय प्लस उसकी विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा।
फिर मध्यम वर्ग का लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका बताएंगे। फिर आर्थिक क्षेत्र में विकास यानी आर्थिक क्षेत्र में मध्यम वर्ग की भूमिका। अब देखो बच्चों, ये 20 नंबर का सवाल है, यानी यहां पर आपके पास लिखने की गुंजाइश है। तो पहले तो मध्यम वर्ग का एक ऐसा वर्ग जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य स्थित है, जो बौद्धिक या मानसिक गतिविधियों में अधिक भागीदार है, जो एक सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, जिसे सामाजिक समस्याओं के प्रति जो एक चिंतनशील वर्ग है। तो इस प्रकार आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। जो बचत की भावना शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करता है, जो कहीं ना कहीं संस्कृति परंपरागत मूल्यों के संरक्षण की बात करता है। तो ये सब मध्यम वर्ग का एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और उसकी फीचर्स बता देंगे। तुरंत आ जाएंगे प्रश्न की मांग पर कि लोकतंत्र को मजबूत करने में, चाहे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर संचालित करने में, लोगों में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करने के लिए, लोकतंत्र के लिए नेतृत्व प्रदान करने में, लोकतांत्रिक मूल्यों के संप्रेषण के क्रम में हर जगह मध्यम वर्ग है। पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ये सब मध्यम। तो आज अगर जैसे पत्रकार की बात करें, जो मध्यम वर्ग का पाठ है, कि मध्यम वर्ग कर क्या रहा है, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को ग्रास रूट पर उतारने के लिए नागरिकों में उनके अधिकार संबंधित जो भी बातें हैं उनको पुरजोर शब्दों में उठाता है। तो विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भागीदार होकर विभिन्न दलों की स्थापना, विभिन्न संस्था संगठनों की स्थापना के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है, नेतृत्व प्रदान करता है। एक सिविल समाज के मेंबर की, अधिकतर सिविल समाज के लोग कौन हैं? मध्यम वर्ग के लोग। तो जनता की समस्याओं के लिए एक सार्वजनिक मंच प्रदान करता है जिस पर डिबेट हो, सरकार का ध्यान आम जनता के सरोकारों से संबंधित मुद्दों की ओर आकृष्ट करता है और उसके निदान के लिए प्रयास करता है। लोकतांत्रिकरण के लिए एक नागरिक शिक्षा, उसके लिए एनजीओ का निर्माण करता है, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और लोगों में उनके क्या अधिकार है, उनके कर्तव्य क्या है, अगर अधिकारों का हनन हो तो क्या किया जाए, यानी तमाम प्रकार से उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है और एक प्रकार से मध्यम वर्ग लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को विस्तार देता है। तीसरा, आप इतने सारी बातों को इसका दिखा सकते हैं कि कैसे मध्यम वर्ग डेमोक्रेटाइज करने में, पॉलिटिकल लीडरशिप प्रदान करने में, नए नए संस्था संगठन की स्थापना में, चुनाव से संबंधित किसी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार को पत्रकारिता के माध्यम से उठाने में, नागरिक जीवन से संबंधित समस्या को उठाने में, उसका राष्ट्रीयकरण अंतरराष्ट्रीयकरण करने में मध्यम वर्ग की भूमिका है। तो ये सब आप बता सकते हैं। इसी प्रकार विकास में, आर्थिक क्षेत्र में भी आज देखें मध्यम वर्ग इस इंडिया में 91 के बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर में जो निजी क्षेत्र में बूम हुआ है सर्विस सेक्टर में, उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी है? मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग हर क्षेत्र में, आज जितने प्रोफेशनल वर्ग हैं सभी मध्यम वर्ग के पार्ट। सूचना एवं संचार क्रांति के कारण अधिकतर कंप्यूटर आधारित या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका किसकी है? मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग आज एंटरप्रेन्योरशिप, अधिकतर मध्यम वर्ग के लोगों ने अपनी कंपनी के द्वारा आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा से यह युक्त है, यह एक सजग, एक संवेदनशील वर्ग है। आर्थिक क्षेत्र में भी यह हर क्षेत्र में प्रयासरत है। तो देश में अगर हम कहें आर्थिक विकास की को बल प्रदान करने में भी मध्यम वर्ग का, इसमें सेविंग टेंडेंसी है। यह खर्च अगर हम कहें तो शिक्षा के मद में खर्च करता है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता के लिए। तो आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं बाजार को सशक्त बनाने में, डोमेस्टिक जो भी अप्लायंसेस है, प्रोडक्ट्स हैं, उनके व्यापार को बढ़ाने में इसकी प्रमुख भूमिका है। तो कुल मिलाकर आप ये दिखाकर निष्कर्ष लिख सकते हैं। बड़ा ही यह भी क्लासिकल सवाल है, अक्सर दिखता है। भारत में विवाह व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों को समझने में बाजार एवं आधुनिक शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण करें। क्या कह रहा है बच्चों कि विवाह व्यवस्था में जो बदलती प्रवृत्तियां हैं, है ना, बदलती प्रवृत्तियां,
उसको समझने में बाजार एवं मॉडर्न फोर्सेस, आधुनिक शक्तियों का बड़ा ही आसान सवाल है। पहले तो भारत में विवाह एक संस्कारात्मक रहा है, खास करके हिंदुओं में, लेकिन अब विवाह संस्कार से हटकर संविदात्मक है और विवाह में दहेज का प्रचलन पहले अधिक था। अगर हम वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज बाल विवाह, दहेज आदि का प्रचलन रुका है। विवाह में अगर हम देखें तो नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, विवाह में अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह का प्रचलन, जातिगत मान्यताओं में कमी, ये सब विवाह की बदलती प्रवृत्तियां हैं। समलैंगिक विवाह, नए नए प्रकार के विवाह के क्षेत्र में बदलाव, ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे बाजार और आधुनिक शक्तियों की भूमिका को समझना है। जैसे बाजार के कारण महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा हुआ, अब कार्यस्थल पर पुरुष और महिला कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में साथ साथ कार्य करने के साथ साथ जाति धर्म के बंधनों से परे होकर विवाह की प्रवृत्ति दिखती है। आज से 40 साल पहले कोई अंतर जातीय विवाह कर ले तो पूरे गांव में एक बड़ी समस्या होती थी, लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण, आज कार्य संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण आज महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। विवाह संबंधित जो जातिगत मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं थी, गोत्र संबंधित मान्यताएं हैं, वो आधुनिकीकरण के कारण कमजोर पड़ रही हैं। शिक्षा के विकास के कारण आधुनिक मूल्यों का संप्रेषण हो रहा है। लोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विविध देशों में जाकर कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाति धर्म लिंग संबंधित जो उनकी परंपरागत धारणाएं थी वो कमजोर हो रही। विवाह के जो परंपरागत नियम थे वो कमजोर हो रहे। विवाह में बदलती प्रवृत्तियां, पहले विवाह में मां बाप या अभिभावकों की भूमिका होती थी, आज विवाह में युवक युवतियों की विवाह होती है। पहले कम उम्र में विवाह, आज अधिक उम्र में। पहले करियर को फोकस नहीं देना, पहले विवाह को अधिक वरीयता देना। आज अगर देखें तो विवाह के स्थान पर अपने करियर को, अपने शिक्षा को अधिक वरीयता प्रदान करना, और इस कारण आज विवाह विलंबित हो रहे हैं। अंतर जातीय, अंतर धार्मिक, इंटर रीजनल, अंतर क्षेत्रीय विवाह, साउथ की लड़की है नॉर्थ के लड़के से शादी हुई, यानी ये सब जो रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकताएं थी वो कमजोर हो रही। समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, सप्रवर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो। आज विवाह संबंधित हमारी परंपरागत जितनी धारणाएं थी वो कमजोर हो रही है। तो यही आपको इस प्रश्न की मांग है कि आधुनिक शक्ति मतलब आधुनिक मूल्य, आधुनिक उत्पादन प्रणाली, आज कंप्यूटराइजेशन के, डिजिटलाइजेशन के कारण अगर हम कहें तो लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण लोगों की में आधुनिक मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है, और वे जाति धर्म तमाम धारणाओं से अब हटकर आचरण कर रहे हैं। तो विवाह जैसी मौलिक संस्था में हाल के वर्षों में, खास करके आर्थिक उदारीकरण के दौर में, बहुत सारे बदलाव। पहले विवाह में धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता थी। आज विवाह में औपचारिकताएं, आप कोर्ट मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, एक नया प्रचलन आप देखेंगे कि आज बहुत सारे आधुनिक मूल्यों से युक्त व्यक्ति हैं। वो कहते हैं दो व्यक्तियों में अगर परस्पर विश्वास और प्रेम है तो उसके लिए विवाह जैसी संस्था या सामाजिक स्वीकृति की उन्हें अनिवार्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप, आज मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अगर आप देखें तो लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है बिना विवाह की एक छत के नीचे पति पत्नी के रूप में रखना। सिंगल सीरियल मोनोगेमी, आज विवाह में दहेज का प्रचलन एक संदर्भ में पहले की तुलना में कमा है। आज रेट ऑफ डिवोर्स, विवाह के स्थायित्व प्रकृति पर अंतर है। आज आपको बहुत सारे ऐसे कपल दिखेंगे जो आज डिवोर्स्ड, कहीं ना कहीं विवाह विच्छेद की समस्या भी दिख रही है कि आज विवाह के क्षेत्र में जो है सीरियल मोनोगेमी आज दिखेगा। एक व्यक्ति ने ए ने बी से विवाह किया, बी को तलाक दिया, फिर ए ने सी से विवाह किया, उधर बी ने भी डी से विवाह कर लिया। ये सब आज बाजार की शक्तियां कैसे आर्थिक क्षेत्र में मूल्यों में परिवर्तन, कार्यस्थल पर साथ साथ करना, शिक्षा का विकास, तमाम चीजों के कारण आज बाजार के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली से आप जुड़ गए। आज वैश्वीकरण ने स्थानीय बाजार को विश्व की बाजार से जोड़ दिया। क्रॉस बॉर्डर, आज आप भारत से बाहर जाकर सर्विस कर रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं। बहुत सारे लोगों ने विदेशी महिलाओं के साथ विवाह किया, कई विदेशी महिलाओं ने भारतीय मूल के लोगों के साथ विवाह किया। तो ये सब विवाह के क्षेत्र में बदलती प्रवृत्तियां हैं। और इन सब के कुछ और देखेंगे, कर्मकांड
आज विवाह के सांस्कृतिक पक्ष कमजोर, मौलिक पक्ष कमजोर, बाह्य आडंबर को बढ़ावा, बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े लॉन में विवाह हो रहा, विवाह के नाम पर आर्थिक संबंधों, दो बड़े पूंजीपति घरानों में बिजनेस डील के रूप में विवाह। तो ये सब नए ट्रेंड हैं, जैसे बाजार उसको रेगुलेट कर रहा है कि आज दो व्यापारिक घराने, आर्थिक क्षेत्र में दो अग्रणी कंपनी, जैसे एग्जाम्पल अंबानी की पुत्र की शादी पिरामल ग्रुप के पूंजीपति के पुत्र के साथ। तो ये सब आपको एग्जाम्पल दिखेगा कैसे ट्रेंड है। उम्मीद करता हूं 10 नंबर के लिए काफी मटेरियल है आपके पास। चले आगे बढ़े। भारत में जाति व्यवस्था के संदर्भ में लुई ड्यूमा के द्विआधारी विरोध, बाइनरी ऑपोजिशन, है ना, कॉन्टेक्चुअलाइज लुई ड्यूमंट कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन विथ रेफरेंस टू कास्ट सिस्टम। अब थोड़ा यहां पर लुई ड्यूमा के बारे में बताएंगे। लुई ड्यूमा एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था का गुण धर्मात्मक उपागम से अध्ययन किया। कुछ कुछ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का इन्होंने यूज किया। इन्होंने होमो हायरार्किकस किताब में भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और उसे पवित्रता एवं प्रदूषण या अपवित्रता के द्वारा अभिव्यक्त किया। जैसे ये कहते क्या है लुई ड्यूमा कि जो भारतीय जातिगत संरचना है उसमें जो जातियां जितने ऊंचे पायदान पर हैं, जैसे कास्ट स्ट्रक्चर में संस्तरण पाया जाता है, जो जातियां जितने ऊंचे पायदान पर है वह उतनी ही पवित्र है और जो जातियां नीचे पायदान पर है वह उतनी ही पवित्र न होकर अपवित्र हैं। ये जो पवित्र और अपवित्र हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। और पवित्रता के भी कई प्रकार, स्थायी पवित्रता, अस्थायी पवित्रता, अपवित्रता के भी। जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो ऊंची जाति के लोग अस्थायी पवित्रता के, अपवित्रता के शिकार हो जाते, कुछ दिनों के लिए धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते। यानी इनकी संपूर्ण व्याख्या जो है वो पवित्रता और प्रदूषण या अपवित्रता के इर्द गिर्द है। जो जातियां अधिक पवित्र हैं वो कम अपवित्र हैं, जो जातियां अधिक अपवित्र हैं वो कम पवित्र हैं। यानी ये पवित्र और अपवित्र की परिभाषा भी एक प्रकार से द्विआधारी विरोध की अवधारणा पर बताते हैं। पवित्र वह है जो कम अपवित्र है और अपवित्र वह है जो कम पवित्र। ड्यूमा ने एक प्रकार से भारतीय जाति व्यवस्था में पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर संपूर्ण व्याख्या की। जो ऊंची जातियां हैं वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक पवित्र हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ मानी जाती है। जो निम्न जातियां हैं वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कम पवित्र है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कार्य करते हैं। कार्यों के आधार पर भी पवित्रता और अपवित्रता की बात करते हैं। ये पूजा पाठ, पठन पाठन, जबकि ये मांस बेचने का काम, चमड़े उतारने का काम, मैला ढोने का काम, तमाम जो निम्न, यानी ये पवित्रता और अपवित्रता को अपने संपूर्ण जातिगत व्याख्याओं में स्थान देते हैं और हर जगह जातियों के मध्य संबंध को बताने के क्रम में वह पवित्रता और अपवित्रता की भावना पर, धारणा पर मान्यता देते हैं। यही पूछा है बाइनरी ऑपोजिशन, पवित्र और अपवित्र में क्या संबंध है, यही बताते हैं ड्यूमा। और होमो हायरार्की संपूर्ण किताब इसी पवित्रता और अपवित्रता के बाइनरी ऑपोजिशन के इर्द गिर्द घूमती है। जो जातियां अधिक पवित्र हैं इसका मतलब वो अपने से निम्न जातियों की तुलना में कम अपवित्र हैं। तो धीरे धीरे ये जो संरचनात्मक व्यवस्था है, जो हायरार्की है, वह एक प्रकार से पवित्रता पर ही आधारित है। जो जातियां ऊंचे पायदान पर है वो पवित्र होने के कारण संस्तरण में ऊपर है, जबकि जो कम पवित्र है इसलिए वो संस्तरण में नीचे है। और पूरा का पूरा ड्यूमा का होमो हायरार्किकस जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन पर ही आधारित है। हर टीचर क्लास में ये पढ़ाता है और ये एकदम सामान्य क्वेश्चन है। उम्मीद इसमें बहुत सारी आपके पास मटेरियल अवेलेबल होंगे। चलते हैं, अगला सवाल उठाते हैं। वंशानुक्रम एवं गठबंधन की अवधारणाओं को परिभाषित करिए। उत्तर एवं दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्थाओं के बीच के वंशानुक्रम, डिसेंट और अलायंस। डिसेंट वंशानुक्रम किसको कहते हैं? वंशानुक्रम सीधी रेखा क्रम में, है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जैसे पिता उसके पुत्र, है ना। और जब हम अलायंस की बात करते हैं तो उसमें कई हैं, जैसे एक पिता पुत्र माता के सभी संतान आपस में एक अलायंस है, भाई बहन का संबंध। क्रॉस कजन अगर हम कहें तो वो क्या है? अलायंस है। तो वंशानुक्रम क्या है और गठबंधन क्या है, इसको आप बता सकते हैं?
कि वंशानुक्रम में किसी भी वंशावली के आधार पर, रक्त संबंधी के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी को आप बता सकते एक रेखीय है। जबकि अगर हम वंशानुक्रम के स्थान पर गठबंधन की बात करें तो वहां भी रक्त संबंध है, परंतु यहां पर क्षैतिज, यहां पर वंशक्रम किसी व्यक्ति की पहचान वंशावली के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर होती है। और यहां पर अगर हम कहें तो मुख्य रूप से यह वंशानुक्रम के अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता है। तो ये तो बस बताना है उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्थाओं के बीच के अंतर, कि उत्तर और दक्षिण में अंतर क्या है। बहुत बेसिक सवाल है जो हर टीचर पढ़ाता है कि उत्तर में अगर हम कहें तो मातृसत्तात्मक नहीं होकर बल्कि पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है। दक्षिण में मातृ प्रधान और मातृसत्तात्मक। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर गोत्र बहिर्विवाह, जाति अंतर विवाह, इन सब का सख्ती से पालन, ग्राम बहिर्विवाह, इन सब का सख्ती से पालन किया जाता है। दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहां पर लड़की जो है नए परिवार में विवाह के पश्चात नहीं आती। उत्तर भारत में लड़की जो है पूर्णतः एक नए परिवार में आती, क्योंकि वहां पर अगर हम कहें तो वहां पर क्रॉस कजन मैरिज है। यानी अगर हम कहें चचेरे, अगर अपने भाई बहन, सहोदर भाई बहन के संतानों के मध्य भी विवाह दक्षिण भारत में है। अधिमान्य विवाह, प्रेफरेंशियल मैरिज, जिसमें पिता के बहन की पुत्री या अपनी बड़ी बहन की पुत्री के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। यानी उत्तर भारत में अगर हम कहें तो क्रॉस कजन मैरिज को अनुमति नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में यह प्रधान रूप में है। दक्षिण भारत में अगर हम कहें तो कन्या का जो पक्ष है उसको वर पक्ष की तुलना में अधिक सम्मान नहीं है, बल्कि वह पैरेलल है। उत्तर भारत में कन्या पक्ष की तुलना में वर पक्ष का सम्मान अधिक है। यहां पर अगर हम कहें उत्तर भारत में तो यहां पर विवाह संबंधित जितनी धार्मिक मान्यताएं सबका सख्ती से पालन किया जाता है। जैसे सगोत्र में विवाह नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि जो विवाह संबंधित हमारे यहां मान्यता है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोमा, कन्या के कुल से पति का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। दक्षिण में अनुलोम प्रतिलोम संबंधित मान्यता नहीं है। तो ये आप उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्थाओं में अध्ययन आप बता सकते हैं आराम से। ये जितने टीचर हैं सभी इसको पढ़ाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है उत्तर और दक्षिण भारत की। चलते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा की उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक परीक्षण करें। संस्कृतिकरण की अवधारणा का उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक परीक्षण करें। पहले तो संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है ये आप बताएंगे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, किसने रखी, किस संदर्भ में रखी। तो प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कूड्स ऑफ साउथ इंडिया और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, दोनों पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। दक्षिण भारत के कुरुब समाज के अध्ययन के क्रम में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। संस्कृतिकरण क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यक्त करती है, जो मानती है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति, पिछड़ी जाति, निम्न जाति अपने से उच्च जाति के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथा, व्यवहार के तौर तरीकों आदि का अनुकरण कर उस दिशा में अपना संस्कृतिकरण करती है। मतलब कि अपने जातिगत सोपान में जो ऊंचे सोपान पर स्थित जातियां हैं उसके प्रथा, परंपरा, मूल्य, संस्कृति, हर चीज का अनुकरण कौन करती है? निम्न सोपान पर स्थित जातियां, पिछड़ी जातियां, जनजातियां। और होता क्या है, कई पीढ़ियों तक ऐसा करने के कारण उनकी सामाजिक परिस्थिति अपने समकक्षीय जातियों, अपने बराबर वाली जातियों में थोड़ी क्या है, बेहतर हो जाती है। तो संस्कृतिकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया। प्रश्न क्या कहता है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ, उपयुक्त उदाहरण आप बताएं दक्षिण भारत के कुछ जातियों का, जैसे कामा, रेड्डी, वोकालिंगा। इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ब्राह्मणों के मूल्यों, प्रथाओं, परंपरा, शिक्षा, राजनीतिक हर चीज का अनुकरण कर अपनी सामाजिक व्यवस्था को बेहतर किया। और उदाहरण के साथ उत्तर भारत में भी बहुत सारी मध्यवर्ती, निम्नवर्ती जातियां ने ब्राह्मणों या ऊंची जातियों की प्रथा, परंपरा का अनुकरण कर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो ये आप संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक परीक्षण। कमी क्या है कि ऐसा नहीं होता कि संस्कृतिकरण में
हमेशा संदर्भ समूह ऊंची जातियां ही होती। यह एक तरफा नहीं प्रक्रिया है कि सिर्फ यह उनके मूल्य प्रथा का अनुकरण करे और इनसे कुछ चीजें ट्रांसमिट ना हो। यह दो तरफा प्रक्रिया है। यह क्षैतिज गतिशीलता को व्यक्त करती है। संस्कृतिकरण के बारे में संदर्भ समूह हमेशा ऊंची जाति हो यह कोई नहीं है। तो एक प्रकार से इसकी कुछ आलोचना भी करेंगे, है ना। 10 नंबर का सवाल है, स्कोप ज्यादा आपके पास लिखने का नहीं है। चलते हैं अगला सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनजातीय समाज के विकास की विभिन्न धाराओं को समझने में अलगाव, समावेशन और एकीकरण परिप्रेक्ष्य का, ये पहले भी पूछा है। इसमें आपको दिखाना क्या है कि भारतीय जनजातीय समाज, जिसको पिछड़े हिंदू कर्क के रूप में घुरिये ने कहा, जिसको अंग्रेजों ने हिंदू समाज से अलग थलग बताया, कहीं ना कहीं जो सभ्यता मुख्य धारा की समाज और संस्कृति से अलगावित रहा है, अलग थलग रहा है, जिसको कई समाजशास्त्री ने हिंदू समाज का भाग मानने की बात की। तो जो भारतीय जनजातियां हैं उनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन आप बताएंगे कि भारतीय जनजातियां एक पिछड़ी समुदाय के रूप में प्राचीन काल से ही हमारे समाज में उपस्थित रही। जातिगत संरचना के कारण, धर्म आधारित मान्यताओं के कारण या भौगोलिक दूरी के कारण, भाषा, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण यह मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहा है और इसका समाज की मुख्य धारा में समावेशन नहीं हुआ। चूंकि यह अलग थलग रहा है, इस कारण से इसका अलगाव रहा हुआ है और यह एक बहिष्कृत समुदाय के रूप में, अलगावित समुदाय के रूप में सामाजिक हाशिए पर स्थित रहा है। यानी हम गौर करें तो भारत में बहुत सारी जनजातियां भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, ताने बाने के कारण मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रही हैं और अलग रही हैं तो कहीं ना कहीं इनका सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। कुछ जनजातियां हैं जिनके एकीकरण की भी बात है, समावेशन, जो समाज की मुख्य धारा के साथ कहीं ना कहीं एकीकृत हुई, उनकी संबद्धता बढ़ी है और समावेशन के लिए भारत, कुछ जातियां हैं जिनके समावेशन के लिए भारत सरकार सदैव प्रयासरत है। तो जनजातीय विकास की तमाम नीतियां जो है वो अलगावित समाज के रूप में जो जनजातियां, उनको मुख्य धारा के समाज में समावेशन, उनके एकीकरण के प्रयास को बढ़ाने की बात है कि जो जनजातियां, भारतीय जनजातियां समाज के विकास में विभिन्न धाराओं में अलगावित हैं, यानी समाज के विकास में उनकी भागीदारी को शामिल नहीं किया गया। विकास हुआ तो उनका विकास उतना नहीं हो पाया। कुछ जनजातियां हैं जिनका एकीकरण हुआ और कहीं ना कहीं समाज के विकास में उनकी भागीदारी अधिक रही है। जैसे हम कहें संथाल की, मुंडा की, मीना की, ये जो जनजातियां हैं कहीं ना कहीं विकास प्रक्रिया में अन्य जातियों के सापेक्ष में इनकी भागीदारी अधिक। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए उनको मुख्य धारा में समावेशित करने की बात की जा रही है। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से समावेशन की बात की जा रही है। तो जो भारतीय जनजातीय की विकास यात्रा है उसमें आपको अलग अलग पड़ाव दिखेंगे। कुछ जनजातियां हैं जो अलग थलग हैं, जैसे पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो मुख्य धारा से बहुत कटी हुई है, जिनकी आबादी कम है, जिनमें शिक्षा का न्यूनतम स्तर है, जिसमें प्रौद्योगिकी कृषि पूर्व स्तर की, ऐसी जो है 75 से अधिक जनजातियां हैं जो विलुप्तता के कगार पर है, जो पूर्णतः अलगावित है। हालांकि भारत सरकार उनके भी समावेशन और एकीकरण के लिए नीतियां बना रही है, लेकिन ये वो जनजातियां हैं जो वास्तव में, जिनको जरूरत है हमारे सरकार के प्रयासों की। तो भारतीय जनजातियां कुछ समाज की मुख्य धारा से अलग थलग है, कुछ समाज के साथ समावेशित हैं और कुछ का एकीकरण रहा है। यही आपको इस प्रश्न में दिखाना है। उम्मीद करता हूं आराम से इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में बदलती कृषि वर्ग संरचना की स्थिति में भूमंडलीकरण के निहितार्थ और प्रभाव की व्याख्या करें। क्या कहता है? बदलती कृषि वर्ग संरचना में भूमंडलीकरण के निहितार्थ, वैश्वीकरण के निहितार्थ और प्रभाव। पहले तो भूमंडलीकरण का आशय संक्षेप में बता देंगे कि विभिन्न राष्ट्रों, समाजों के मध्य अंतःसंबद्धता, एकीकरण, अंतर्निर्भरता को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया भूमंडलीकरण कराती है, जहां विश्व की सभी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से परस्पर जुड़ती है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था परस्पर जुड़ती है। भूमंडलीकरण का कृषि वर्ग संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है? पहले तो ये बताएंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहले
जो कृषक संरचना थी वो जाति पर आधारित थी, ऊंची जाति, मध्यवर्ती जाति, निम्न जाति। लेकिन जैसे जैसे भूमंडलीकरण का दौर आया, 1990 की नई आर्थिक नीति के प्रवर्तन के बाद निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रिया को हमने विस्तार प्रदान किया। उससे कृषक सामाजिक संरचना पे, आर्थिक संरचना में बदलाव हुआ, किसानों की आय बढ़ी, बाजार की मांग के अनुरूप फसलों का उत्पादन होने लगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का, कृषि के क्षेत्र में निवेश, कृषि के क्षेत्र में अन्य किसान हितैषी सरकार के प्रयासों के कारण किसान समाज की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ, फसल का उत्पादन अधिक हुआ, उत्पादित वस्तुओं के लिए बड़ा बाजार संभव हुआ। तो किसानों की जो कृषक सामाजिक संरचना थी, कल तक वो जाति के स्थान पर थी, अब धीरे धीरे वो शिफ्ट का हो गई वर्ग के स्थान पर। किसानों में भी एक उच्च किसान है, मध्यमवर्ती किसान और निम्न यानी सीमांत कृषक के रूप में। तो कृषक वर्ग संरचना में भूमंडलीकरण के कारण अगर हम देखें तो कल तक वो जाति के स्थान पर थी, आधार पर वो बटी हुई थी, अब वो वर्ग के स्थान पर आपको दिखी। भूमंडलीकरण के कारण बाजार आधारित फसलों की मांग बढ़ी और कहीं ना कहीं कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी के कारण कृषि अब बहुत फायदे का सौदा नहीं भी रहा है। तो जो बड़े किसान हैं, मझोले किसान जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भूमंडलीकरण के दौर में कमोबेश ठीक रही। लेकिन जो सीमांत कृषक हैं, जिनके पास जोत का छोटा आकार है, जिनकी आय बहुत सीमित है, उनकी भूमंडलीकरण के कारण समस्या बढ़ी है। किसान जो है ऋण जाल में, डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, बाजार की मांग के अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पा रहे, या फसल की कृषि लागत महंगी होने के कारण महाजनों पर निर्भरता बढ़ी, डेट ट्रैप में वो आ रहे हैं और ऋण जाल के कारण किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। तो भूमंडलीकरण के कारण भारत में विरोधाभासी स्थिति दिखेगी। कुछ उच्च वर्गीय किसान, मध्यम वर्गीय किसान वो भूमंडलीकरण जैसी परिस्थिति से लाभान्वित हुए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जोत अगर हम कहें, बड़े आकार वाले किसानों ने अनुबंध कर लिया कंपनी से, कंपनी उनको हर चीज उपलब्ध करा रही है, बाजार की मांग के अनुरूप अधिक कैश क्रॉप्स, व्यावसायिक फसल का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी आय बढ़ी है। आय बढ़ी है तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है। तो ये बड़े किसान पर प्रभाव देखेंगे। भूमंडलीकरण के कारण उनमें आधुनिकीकरण हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है। आज वे अपने अधिकारों की मांग के लिए अधिक संगठित है। किसान आंदोलन हाल के वर्षों में 3 कृषि कानून के विरुद्ध में इसका एक नमूना है कि आज किसानों में जागरूकता बढ़ी है, उनके अधिकार के प्रति अपने वो अधिक जो है प्रयासरत हुए, उनमें संगठन बढ़ा है। तो भूमंडलीकरण ने किसान वर्ग को सजग बनाया है। उनके आर्थिक हितों पर किसी भी चोट की स्थिति में उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। यही आपको इस प्रश्न में बताना है कि कैसे कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियां बदली हैं, नई वर्ग संरचना बन और उसके प्रभाव क्या है। आज आप चले जाएं गांव गांव में, किसान के घर में आपको हर आधुनिक मशीन, आधुनिक उनकी जीवन शैली आपको दिखेगी। आज गांव में जो विकास है उसमें ये सभी भूमंडलीकरण के प्रभाव की बात करेंगे। तो ये इस प्रश्न की मांग थी, आप बता सकते हैं आराम से। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में हरित क्रांति की विजय गाथा की आलोचनात्मक समीक्षा करें कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, वो भारतीय समाज के संदर्भ में उसकी विजय गाथा की। जैसे 1960 के दशक में हमने भारत हरित क्रांति यानी हाई यील्डिंग सीड्स, उर्वरक, उन्नत नस्ल के खाद, बीज, उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए और इससे हम बहुत लाभान्वित हुए कि कृषि के क्षेत्र में भारत खाद्यान्नों के आत्म उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और भारत के कई राज्यों में यह एक हरित क्रांति काफी सफल भी रही। जैसे हम कह सकते हैं पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में। लेकिन देश के संपूर्ण भाग के स्तर पर इसका कोई विशेष नहीं प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के संदर्भ में कि इन क्षेत्रों में समाज का विकास हुआ, जातिगत संरचना कमजोर हुई, वर्गीय व्यवस्था आधारित सामाजिक संरचना बढ़ा, लोगों की उत्पादकता बढ़ी तो उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ी, जो इनमें रूढ़िवादिता थी उनमें कमी आई। लेकिन भारतीय समाज में अगर हम कहें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ क्षेत्र विशेष तक और कुछ फसल विशेष तक यह सीमित रहा। संपूर्ण भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रसार नहीं देखा गया, तो संपूर्ण भारतीय समाज की संरचना को यह परिवर्तित करने में बहुत हद तक सफल नहीं रहा। कुछ प्रमुख राज्यों में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन और कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन में, जैसे हम कहते हैं कि गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में,
इन सब के उत्पादन में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, लेकिन और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में यह बहुत सफल नहीं रहा। तो कुछ क्षेत्र विशेष तक और कुछ फसल विशेष तक ही सीमित रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण समाज के स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर आलोचनात्मक समीक्षा करनी है कि पूरे भारत के सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में इसका कोई विशेष रोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यह कुछ क्षेत्र में ही और कुछ फसलों तक ही रहा। अगर पूरे भारत के स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल होता तो आज भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कई परिवर्तन और दृष्टिगोचर होता कि भारत के हर क्षेत्र का विकास हो सकता, उन समाजों का आधुनिकीकरण होता, उसमें शिक्षा का विकास होता, उसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव में कमी आती, उसमें जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था का प्रचलन होता। लेकिन सच्चाई क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ क्षेत्र और कुछ फसल विशेष तक ही सीमित रहा। संपूर्ण भारत के स्तर पर इसका प्रभाव नहीं दिख पाया। यही इस प्रश्न की मांग थी और आराम से आप लिखेंगे। ऐसे कई सवाल पहले भी पूछे गए। चलते हैं अब हम खंड बी की तरफ, सेक्शन बी में। जैसे सेक्शन बी में 5 नंबर क्वेश्चन मैंडेटरी है, 1.5 से शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला कहता है कुछ केस अध्ययन पद्धतियों को उद्धृत करते हुए विकास प्रेरित विस्थापन की अवधारणा का विस्तार कीजिए। Citing some case studies, expand the concept of development induced displacement. विकास प्रेरित विस्थापन यानी एक ऐसा विस्थापन जो विकास जनित प्रयासों का नतीजा है। जो विकास को लक्षित विभिन्न परियोजनाओं, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, विभिन्न औद्योगिक गलियारा, डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तमाम जो विकास प्रेरित परियोजना, उनके कारण विस्थापन हुआ। इसमें एक क्लासिकल केस स्टडी आप नर्मदा बचाओ आंदोलन का दिखा सकते हैं और उसको आप यहां पर दिखा सकते हैं, या सेज के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे नंदीग्राम का दिखा सकते हैं, है ना, चाहे नर्मदा बचाओ, किसी एक उदाहरण को आप दिखा, या साइलेंट वैली को आप दिखा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए जो भी गतिविधियां हुई उससे विस्थापन, जैसे नर्मदा बांध परियोजना के निर्माण के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, लाखों लोगों का जीवन निर्वाह उससे कहीं ना कहीं बाधित हुआ। तो विकास प्रेरित विस्थापन यानी एक ऐसा विस्थापन जो विकास के लिए बनाई गई या लक्षित परियोजनाओं के कारण हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं हाइडल बहुत बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के कारण, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण, कहीं पर अगर किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना के कारण, इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण, एक्सप्रेस वे ले जाए जाने के कारण, यानी एक ऐसा विस्थापन जो जानबूझकर नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के कारण संभव हुआ। तो ये आप बता देंगे और इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल, चाहे साइलेंट वैली दिखा दो, चाहे आप नंदीग्राम का दिखा दो, चाहे आप जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन दिखा दो, किसी भी एक एग्जाम्पल को आप यहां पर कोट करके लिख सकते हैं। 150 शब्दों का स्कोप कम है। सांस्कृतिक बहुलवाद की अवधारणा का भारत की अनेकता में एकता के संदर्भ में परीक्षण करें। सांस्कृतिक बहुलवाद बच्चों वाला सवाल है, एनसीईआरटी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सांस्कृतिक बहुलवाद में कहीं ना कहीं बहुलवाद का मतलब क्या है? विभिन्न विचारों की मान्यता, किसी भी एक वर्चस्वशाली विचार, संस्कृति आदि का प्रभुत्व न हो। हर संस्कृति अपने आप में अच्छी है और सांस्कृतिक बहुलवाद कहीं ना कहीं विभिन्न संस्कृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करती है, उनके अस्तित्व को स्वीकारती है। यानी सांस्कृतिक बहुलवाद की भारत में अनेकता में एकता रही है। भारत में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट प्रथा, परंपरा, संस्कृति है और उन संस्कृतियों के बावजूद, संस्कृति के क्षेत्र में बहुलता के बावजूद हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद हम एक हैं, क्योंकि जो पूरी भारतीय संस्कृति है उसमें हर संस्कृति की थोड़ी थोड़ी आपको झाप झलक दिखाई पड़ती है। जब हम संपूर्ण भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की झलक सभी स्थानीय संस्कृतियों में दिखाई पड़ती है। अगर सांस्कृतिक बहुलवाद नहीं होता, अगर संस्कृति के नाम पर एक वर्चस्वशाली संस्कृति का ही मान्यता होती तो अनेकता में एकता की भावना, विचारधारा ही खंडित हो जाती। तो भारत में जैसे उत्तर की अपनी संस्कृति है, दक्षिण की अलग है, पूर्वोत्तर की अलग है, तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक बहुलवाद है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी संस्कृति को पूरे भारत पर थोपने की कोशिश करते हैं। देखिए दक्षिण भारत की संस्कृति, प्रथा, परंपराएं उत्तर भारत से कई मायनों में अलग है। तो हमारे यहाँ एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है।
कहने का मतलब हम एक होकर भी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग है, और अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। तो अगर सांस्कृतिक बहुलवाद नहीं होता तो यहां पर संस्कृतियों के मध्य टकराहट, संघर्ष होता। कई बार वर्चस्वशाली संस्कृति अपने से लघुतर संस्कृति पर अपनी विशिष्टताओं को थोपने का प्रयास करती और यहां पर सांस्कृतिक संकट पैदा होता। तो ये आपको अनेकता में एकता के संदर्भ में दिखाना है। चलिए अगले प्रश्न पर लेते हैं। एनईपी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश, ये तो सारे लोगों को पता है, तो ये तो करंट बेस्ड सवाल है, इसको मैं ज्यादा यहाँ डिटेल बता रहे। हर बच्चों ने नई शिक्षा नीति क्या है, उसमें क्या क्या नई विशेषताएं, सबको पता है, इसलिए इस प्रश्न को यहां नहीं करा रहा है ना। सारे बच्चों को पता है नई शिक्षा नीति में क्या है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में सोशल मीडिया और जन लामबंदी के बीच के समाजशास्त्रीय संबंधों का विश्लेषण करें। एनालाइज द सोशियोलॉजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशल मीडिया एंड मास मोबिलाइजेशन इन इंडिया। जैसे हाल के वर्षों में जब से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जब से मीडिया, मास मीडिया का ही एक स्वरूप है सोशल मीडिया, जैसे आप कहते हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, तमाम ये जो मीडिया हाउस है, इन सब का प्रचलन हुआ, तो भारत में मास मोबिलाइजेशन का एक नया स्वरूप आपको दिखा है। जिसे कल तक क्षेत्र के आधार पर कोई भी समस्या थी तो वो स्थानिक समस्या के रूप में थी, लेकिन आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, आज सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रसार के कारण छोटी छोटी बातें भी वायरल हो जाती है। कई बार उसके नाम पर संस्कृतियों के मध्य टकराहट, कई बार उनके नाम पर धर्म के नाम पर समस्या, कई बार उनके नाम पर क्षेत्र के नाम पर समस्या आज दिखती है। आज सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं स्थानिकता से हटाकर किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों स्वरूप हैं। जैसे मान लो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलन सोशल मीडिया से अगर स्टार्ट हुआ तो यह अच्छा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो, लेकिन धर्म के नाम पर दो समुदाय विशेष के मध्य घृणा, हेट स्पीच को बढ़ाना, दो समुदाय विशेष के मध्य धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर संघर्ष को और प्रोत्साहन देना, आज सोशल मीडिया के द्वारा इसका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। सच्चे हिंदू हो तो एक लाइक बनता है, जागो जागो मुसलमानों वरना इस्लाम खतरे में है। आज हर छोटी बात वायरल हो जाती है। यद्यपि सरकार द्वारा इसके नियंत्रण के बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया का दायरा क्या है, बहुत विस्तृत है। ये मास को मोबिलाइज कर सकता है, कहीं ना कहीं संवेदनाओं के आधार पर उनको एकजुट कर सकता है, या ओपिनियन, जनमत का निर्माण कर सकता है, या किसी भी दल विचारधारा के समर्थन की बात कर सकता है। एक प्रकार से सोशल मीडिया के हालिया वर्षों में सकारात्मक कम नकारात्मक अभिव्यक्ति सामाजिक जीवन में अधिक देखी गई है। चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे धार्मिक दंगों की बात हो, चाहे समाज के स्तर पर उग्र दक्षिणपंथी शक्तियों के उभार की बात हो, सोशल मीडिया ने नकारात्मकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपको बताना है कि जन लामबंदी के समाजशास्त्रीय आखिर होता क्या है। जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, ये संवेदनशील मुद्दा है। दिन भर व्यक्ति जो है मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर उंगलियां फेरता रहता है, और ऐसे ऐसे पोस्ट के जरिए, ऐसे ऐसे पिक्चर के द्वारा आपकी संवेदनाओं को उद्वेलित करने का प्रयास किया जाता है। छोटी छोटी बात में अनावश्यक गलत बयानबाजी के कारण, कहीं की घटना कहीं से जोड़कर पिक्चर दिखाए जाने के कारण आज समुदाय विशेष के मध्य संघर्ष की स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई है। तो सोशल मीडिया हाल के वर्षों में जन लामबंदी को स्थानिकता से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मंच पर ले गया है, और इस क्रम में इसकी सकारात्मक भूमिका भी कुछ संदर्भों में, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ नकारात्मक भूमिका अधिक देखी गई। यही आपको लिखना है। चलिए, भारत में लिंगानुपात के क्षेत्रीय उतार चढ़ाव की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख करते हुए विवेचना करें। पूछा हुआ सवाल है, डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया, है ना, स्टेटिंग रीजन्स देयर ऑफ। जैसे दक्षिण के राज्यों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, अनुकूल है, सॉरी, मतलब महिलाओं के फेवर में। जैसे अगर हम केरल की बात करें 1024, अगर हम तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका की बात करें तो 960 से लेकर 990-94 के बीच, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों की बात करें वहां पर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत जो 940 है उससे बहुत कम है। जैसे दिल्ली की बात करें
तो ये 850 से 900 के बीच में। पंजाब हरियाणा की बात करें, बिहार यूपी की बात करें तो 900 से 925 के बीच में। तो भारत में लिंगानुपात जो है वो क्षेत्रीय उतार चढ़ाव कि दक्षिण में यह महिलाओं के अनुकूल है तो उत्तर में यह महिलाओं के प्रतिकूल है, पूर्वोत्तर में भी महिलाओं के अनुकूल है। तो भारत में आखिर लिंगानुपात क्यों असंतुलित है क्षेत्रवार? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात से व्यक्त करते हैं। तो हम बताएंगे इसके कारण क्या है। दक्षिण और भारत की और उत्तर भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में दक्षिण मातृसत्तात्मक जनजातियों की प्रधानता मातृवंशीय, उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक पितृवंशीय। दक्षिण भारत की महिलाएं अधिक शिक्षित होने के कारण वो मानव संसाधन के रूप में रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी है, वो परिवार के लिए बोझ नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण महिलाएं जो है मानव संसाधन के रूप में पूर्ण रूप में तब्दील नहीं हो पाई। दक्षिण में दहेज प्रथा संबंधित प्रचलन बहुत रेयर है, लेकिन उत्तर भारत में देखें तो दहेज का प्रचलन। तो लिंगानुपात दक्षिण भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा ही, जबकि उत्तर भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लाखों मामले ऐसे आते हैं, हालांकि संज्ञान में बहुत कम दिखते हैं लेकिन दबे छिपे। तो ये आपको बताना है क्षेत्रीय कारण कि यहां पर पितृसत्तात्मक पितृवंशीय कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के कारण जाति संबंधित निषेध नियमों का पालन, जैसे अपनी जाति में ही विवाह करना, जिन जातियों में अगर पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या कम है वहां दहेज का अधिक। कहीं ना कहीं कन्या को पिता के लिए बोझ माना जाता है। पुत्र की तुलना में, अगर पुत्री की तुलना में पुत्र को अधिक चाह कि पुत्र मुखाग्नि देगा, तर्पण होगा धार्मिक कारणों से। दक्षिण में ऐसा नहीं। यही सब आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आराम से इस प्रश्न को आप लिखेंगे। जीएस में भी ये सवाल पूछा गया है जनरल स्टडीज में। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत धर्म के बढ़ते महत्व को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक एंड पर्सनल अफेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन थीसिस इन इंडिया? पहले तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कोई समाज धर्म के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होता है। यहां जहां जो चीजें पहले अधिक धार्मिक मानी जाती थी अब वैसा वो नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विचार, तो यहां पर सार्वजनिक जीवन में धर्म के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के पक्षपात का निषेधित किया गया है। यानी अगर हम कहें भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसमें अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व का निषेध किया गया है। एक ही धर्म के अंतर्गत किसी पंथ विशेष का वर्चस्व नहीं होगा। जैसे मान लो हिंदू धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव में वैष्णव शैव की तुलना में अधिक नहीं हो सकते। अंतर धार्मिक वर्चस्व मतलब दो अलग अलग धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के मध्य वर्चस्व की बात नहीं है। तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है अगर हम कहें तो वो सर्वधर्म समभाव, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक सहिष्णुतापूर्ण संस्कृति का समर्थन करता है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक जीवन में यह कहीं ना कहीं धर्म को सीमित करने की बात करता है। लेकिन अगर हम देखें कि भारतीय समाज की प्रवृत्ति क्या रही है, धार्मिक रही। धर्म की प्रधानता शुरू से ही रही है। धर्म विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में, विवाह, तमाम सामाजिक संस्थाओं में धर्म की भूमिका है। भारतीय समाज की रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण बचपन से लेकर युवावस्था तक सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति अपने परिवार में ही कहीं ना कहीं धर्म के प्रति थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने लगता है। एक तरफ आप धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, धर्म को सीमित करने की बात करते हैं, जबकि धर्म के स्थान पर तर्क की बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें व्यक्तिगत जीवन में धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज नए नए पंथ, नए नए सेक्ट, नए नए कल्ट, इन सब के उदय ने कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवादी धर्म की विचारधारा को अधिक बढ़ा चढ़ा कर रखा है। आज आप देखें बहुत हिंदू धर्म में ही कई जो है बाबाओं के उदय ने एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है। समाज के स्तर पर अगर धर्म का प्रभाव अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, बाधित होगी। तो भारतीय
में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में सार्वजनिक और व्यक्तिगत धर्म के बढ़ते महत्व को आप इस प्रकार दिखा सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में हमने धर्म के आधार पर निषेध, भेदभाव, इन सब को सैद्धांतिक रूप में जरूर नियंत्रित किया है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में धर्म के प्रचार प्रसार की जो स्वतंत्रता है, उसके कारण धर्मांतरण, उसके कारण धर्म संबंधित विभिन्न समस्याएं, आज ऐसे बहुत सारे धार्मिक नेता हैं जो किसी अन्य धर्म की अवहेलना, किसी अन्य धर्म की निंदा करके धार्मिक वातावरण, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तिगत धर्म के पालन, प्रचार प्रसार संबंधित हमारे सिद्धांत हैं जो कई बार धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। आपको यही इस प्रश्न में दिखाना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बढ़ती वैश्विक जलवायु संबंधित चिंताओं के सामने आप चिपको आंदोलन और इसके गांधीवादी स्वर की प्रासंगिकता को किस प्रकार संदर्भीकृत करते हैं? विश्लेषणात्मक उत्तर देखिए। In the face of rising global climatic concerns, how do you contextualize the relevance of Chipko movement and its Gandhian tone? Answer analytically. आज पूरी दुनिया के स्तर पर आप देखें तो पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में हाल के वर्षों में उभर कर सामने आया है कि बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, बढ़ते हुए अगर हम कहें इस प्रकार से उत्पादन की गतिविधियों ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा, हरित गैस प्रभाव, इन सब के कारण अगर हम कहें समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक चुनौती के रूप में हाल के वर्षों में उभर कर आया है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर मानव समाज का भविष्य में अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, यह कह पाना भी मुश्किल है। समाज, आर्थिक प्रणाली और पर्यावरण के मध्य संतुलन डिगमगा गया है। आर्थिक प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है और उससे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, तमाम समस्याएं देखी जा रही। अब ये आज वैश्विक परिदृश्य पर यह घटना परिघटित हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, चाहे हम कहें पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन, चाहे वियना कन्वेंशन या तमाम क्योटो प्रोटोकॉल, तमाम जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर कई समझौते किए गए, जिसके कारण जो है कि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लाया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहा है। आप चिपको आंदोलन और इसके गांधीवादी, चिपको आंदोलन बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मुहिम था 1970s के डिकेड में उत्तराखंड में। यह एक आंदोलन के रूप में है जिसमें पेड़ों के संरक्षण के लिए कुछ स्थानीय महिला गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक गई और आगे चलकर सुंदरलाल बहुगुणा आदि नेताओं ने चिपको आंदोलन को एक व्यापक जनाधार दिया। इसके गांधीवादी स्वर में कहीं ना कहीं प्रकृति, पर्यावरण के संरक्षण की बात है ना, और हम एक ऐसी दुनिया बनाने की बात करते हैं जहां एक पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के साथ एक हितैषी संबंध के आधार पर हम दुनिया बनाने की बात करते हैं। आज अगर वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के दौर में पुनः दुनिया को चिपको आंदोलन से सीख लेने की जरूरत है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ स्थानीय महिलाओं के प्रयास ने उत्तराखंड के उस क्षेत्र में पेड़ों, वृक्षों की कटाई को बहुत हद तक रोक दिया और कहीं ना कहीं एक जन जागरूकता का सृजन किया। तो आज दुनिया में कहीं ना कहीं गांधीवादी मूल्यों पर आधारित इस चिपको जैसे आंदोलन की आवश्यकता है। कहता है कि इसकी प्रासंगिकता जरूरी है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण के लिए वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि भविष्य में पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन पे, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, जो ओजोन गैस लेयर अगर हम कहें, ओजोन गैस का अगर हम कहें, उसके कारण त्वचा संबंधित विकिरण के कारण बहुत सारी व्याधियां। तो ये सब आप बताएंगे कि इसकी प्रासंगिकता क्यों है, पूरी दुनिया के स्तर पर क्या क्या हो रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा ही एक व्यावहारिक करंट बेस्ड एक ही सवाल अब तक मैं आपको दिखा जो व्यावहारिक है ना, जो अवधारणा और करंट दोनों को जोड़कर पूछा गया है। अगला सवाल, भारत में बाल श्रम के आप खतरे को नियंत्रित करने के लिए किन कार्रवाई योग्य उपायों को सुझाव देंगे? क्या आप कहेंगे बाल श्रम क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी
उत्पादन संबंधित गतिविधियों में उनका प्रयोग। तो इसका बाल श्रम का खतरा को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे, इसके कारण क्या समस्या होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास रुक जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास जो भी अवसर है उनसे वंचित कर दिया जाता है, उनका बचपन जो है वह कहीं ना कहीं बचपन को बर्बाद कर दिया जाता है, उन पर आर्थिक बोझ, परिवार का दायित्व आदि के कारण उनका बालपन खतरे में। ये सब स्वास्थ्य जनित समस्या, तमाम प्रकार की समस्या, ये आप बताएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे। देखो, सिर्फ कानून बना देना समस्या का समाधान नहीं है। कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास कानून बनाए गए, तो एक सुझाव में तो आप दे सकते हैं कानून बनाकर कानून का सख्ती से पालन। हमें सामाजिक स्तर पर एक जागरूकता का सृजन करना हो। हमें बचपन बचाओ आंदोलन जैसे कैलाश सत्यार्थी ने चलाया, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन की मदद से ग्रास रूट लेवल पे प्रयास करना होगा। बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हमें एक जन आंदोलन चलाना होगा और ऐसे नियोक्ताओं के विरुद्ध, ऐसे कंपनी, ऐसे मालिकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। अगर कोई सामाजिक जीवन में अगर बाल श्रम का प्रयोग करता है तो उसके सामाजिक बहिष्कार होने चाहिए कि समाज द्वारा ऐसे व्यक्ति को निंदित किया जाए, उनका हुक्का पानी बंद किया जाना चाहिए, उनसे संबंध कट ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार का असर बहुत होता है। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए आप ये सब प्रयास कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कानून का तो सख्ती से पालन करेंगे, समाज के स्तर पर जागरूकता का सृजन करेंगे। इसके लिए आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, इसके लिए आप एनजीओ बना सकते हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, और उसके द्वारा ग्रास रूट लेवल पे खास करके भारत के कुछ प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाल श्रम की अधिकता है, जैसे पटाखा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग। इन सब पर हमें पैनी निगाह रखनी है और उन सब के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाने की जरूरत है। तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। क्या आपको लगता है कि दशकों के दलित राजनीतिक लामबंदियों और आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों, लामबंदियों से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है? अपने तर्कों के साथ प्रस्तुत करें। देखो, बड़ा ही शानदार सवाल पूछा है। कहता है दलित राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक लामबंदी, इससे लोकतंत्र की जड़ें, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो हाल के वर्षों में, दशकों में जो भारत में एक दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रहा है, मूवमेंट्स चल रहा है, उसका डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो पहले आप बताएंगे दलित आंदोलन का आशय क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। एक समतामूलक समाज की स्थापना, जहां पर सभी को, समाज की हर जातियों को आगे बढ़ने का समान अवसर, जातिगत आधारों पर किसी भी भेदभाव का जीवन के हर क्षेत्र में निषेधित किया जाना, यानी एक समानता, एक की विचारधारा पर आधारित यह आंदोलन है, जिसका उद्देश्य जो भी दलित जातियां हैं, अस्पृश्य जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, जिनको सदियों से जाति व्यवस्था के भारतीय समाज में उपस्थिति के कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जीवन में अलगावित होना पड़ा, जिससे उनका विकास अवरुद्ध हुआ, उनको लोकतंत्र की प्रक्रिया में भागीदार बनाकर, उनको उनके अधिकार प्रदान कर, उनको सशक्त बनाना, ये दलित राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य है। तो अब आप बताएंगे इसके दोनों ही पक्ष। अधिक हम झुके रहेंगे मजबूत किया है, और कुछ इसके नकारात्मक पक्ष की भी चर्चा करेंगे। 1970 के बाद दशक से दक्षिण में अगर कहें तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में ही, चाहे आत्मसम्मान आंदोलन कहें, चाहे एसएनडीपी मूवमेंट कहें, चाहे वायनाड सत्याग्रह, ने दलितों को दलितों को दक्षिण भारत की राजनीति में स्थापित किया।
लेकिन अगर हम पूरे भारत की राजनीति की बात करें तो अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों को एक नए परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से युक्त करने की प्रयास किए गए। आजादी के बाद 1970 के दशक में अगर हम कहें तो जो दलित राजनीति है इस देश में हावी होनी स्टार्ट हुई, खास करके जेपी के आंदोलन के बाद। जो संपूर्ण आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, छात्र आंदोलन जिसको आप लोकप्रिय भाषा में कहते हैं, इसमें समाज की पिछड़ी जातियों के नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया और धीरे धीरे 80 के दशक में मंडल और कमीशन, कमंडल का एक दौर रहा, जहां पर मंडल कमीशन की रिपोर्टों के आधार पर ओबीसी के दर्जे को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग चली। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो विगत 2-3 दशकों में भारतीय राजनीति दलित परिप्रेक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है और नो डाउट इससे दलित जातियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। आज वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक लामबंद हुए हैं, अधिक जागरूक हुए हैं और दलित नेतृत्व ने दलितों को उनके अधिकारों से परिचित कराने, उनको संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण दलितों के लिए स्थान आरक्षण जैसी पहल, इससे कहीं ना कहीं दलित राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग हुए हैं। ये तो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि वास्तव में दलित राजनीति जो है वो दलितों के कल्याण के इर्द गिर्द न होकर वह दलित पहचान की राजनीति, कि मुट्ठी भर दलित नेतृत्व, दलित पार्टियां हैं जो दलितों के हितों की बात करती है। सच्चाई क्या है कि वो अखिल भारतीय दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह कुछ दलित जातियों जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक जागरूक है, वह उन्हीं के अधिकारों का अधिक पक्षधर है। और कई दलित जातियां समतामूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं कर रही, बल्कि यह दलित पहचान को बनाए रखने की बात करती है कि दलित हो तो आरक्षण मिलेगा, दलित हो तो अंत्योदय अन्न योजना में पीडीएस का, गरीबी रेखा से नीचे वाली सभी योजनाओं में लाभ मिलेगा। यानी ये अपनी दलित पहचान के इर्द गिर्द संगठित है। तो एक संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत भी किया है, क्योंकि कल तक जो दलित जातियां जिनको समाज की मुख्य धारा से अलगावित किया गया, आज लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने उनके वोट की अहमियत को रखा है और दलित नेतृत्व ने उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलितों के हितैषी विभिन्न संस्था, संगठन आदि के निर्माण के द्वारा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। तो एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया इस क्रम में बाधित भी हुई है, क्योंकि दलित के नाम पर राजनीति कहीं ना कहीं जाति और राजनीति का ही मिश्रण है और हम राजनीति को जाति के इर्द गिर्द रखना यह लोकतंत्र के प्रयासों को, लोकतंत्र के विचारधारा आदर्शों के विपरीत है। तो दोनों ही बात रखेंगे, लेकिन थोड़ा आप झुकेंगे किधर, मजबूत किया है। निष्कर्ष में, फाइनल कंक्लूजन में आप इधर झुक जाएंगे। क्लियर है? प्रतिवर्ती प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन क्या है, भारत में इसकी विशेषताओं, कारण और परिणाम। रिवर्स माइग्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रवास जिसमें किसी नगरीय क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र से जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र या किसी छोटे कस्बाई या नगरीय क्षेत्र की ओर पलायित होता है। और रिवर्स माइग्रेशन खास करके कोविड पैंडेमिक फेज में, कोविड-19 के फेज में, जब आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई, जब आर्थिक क्षेत्र में मंदी आई, जब उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण जो है वो ठप हो गई, उस दौर में ये जो है रिवर्स माइग्रेशन अधिक दिखा, जहां पर किसी नगरीय या महानगरीय क्षेत्र से जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र या किसी अन्य कस्बाई क्षेत्र, छोटे नगर की ओर पलायित हुआ। तो ये आप बता देंगे क्यों हुआ? तो परिस्थिति जन्य कारणों से, आर्थिक मंदी के कारण, महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में उत्पादन प्रक्रिया के ठप हो जाने के कारण, कार्य की अनिश्चित दशाओं के कारण, सप्लाई चेन बाधित होने के कारण उत्पादन गतिविधियों के पर नकेल कस जाने के कारण प्रतिवर्ती प्रवास हुआ। इसके विशेषताएं, इसमें क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की, अधिकतर इसमें कौन है? अकुशल श्रमिक या सेमी स्किल्ड लेबर्स, अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, ये इससे प्रभावित होते हैं।
अधिकतर संविदात्मक, संविदा मजदूरी करने वाले, संविदा के आधार पर ये लोग अधिकतर इससे प्रभावित होते हैं। इसके कारण क्या है? ऑब्वियसली कारण आप आसानी से बता सकते हैं कि नगरीय क्षेत्र में कई बार आर्थिक गतिविधियों के ठप होने जाने के कारण, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, किसी परिस्थिति जन्य कारण, युद्ध या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे पेंडेमिक भी क्या थी, एक आपदा ही थी, या अगर किसी क्षेत्र में सरकार की नीति के कारण भी रिवर्स माइग्रेशन होता है, कहीं सरकार नई औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित कर रही है तो किसी नगर से, तो ये सब इसके कारण है ना, कि आर्थिक या किसी क्षेत्र शहर में अति नगरीकरण के कारण अत्यधिक महंगाई बढ़ जाने के कारण, या नगरों में अत्यधिक आबादी का पहुंचने के कारण कहीं ना कहीं लेबर रेट जो है, वेजेस जो है उसके कम होने के कारण, तो ये सब आप बता देंगे। इसके परिणाम क्या होंगे? तो नगरों को विकास के इंजन के रूप में आप परिभाषित करते हैं कि नगर है तो आर्थिक विकास है। देश की नगरी की आबादी 32% के आसपास है और देश की जीडीपी में इनका योगदान 60 से 65% है। अगर रिवर्स माइग्रेशन है तो उससे ग्रोथ हमारा हैम्पर होगा। अर्बन एरिया में लेबर सप्लाई चेन बाधित होगा, उत्पादन की गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसके कारण सामाजिक परिवर्तन भी प्रभावित होगा। नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आधुनिक मूल्यों से युक्त होते हैं और जब घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, प्रजाति, लैंगिक भेदभाव, तमाम जो पुरातन मान्यताएं उसके स्थान पर आधुनिक मान्यताएं उनमें दिखती है। तो रिवर्स माइग्रेशन का आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र पर विपरीत परिणाम पड़ सकता है, यह आप दिखा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रामीण शहरी सातत्य है ना, अर्बन रूरल कॉन्टिनम की परिघटना की उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। पहले ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या कहता है कि सभ्यता के दो छोर हैं, एक छोर पर नगर है और एक छोर पर सभ्यता के दूसरे छोर पर कौन है? ग्राम है। लेकिन दोनों में अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूटी आपको दिखती है, निरंतरता। यानी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी शहरी सुविधा या विशेषताओं के लक्षण नहीं है, या कोई नगर ऐसा नहीं है जिसमें कि ग्रामीण विशेषताओं के लक्षण नहीं है। तो जो ग्रामीण नगरीय सातत्य है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉन्टिन्यूटी है। सभ्यता के एक छोर पर गांव है जबकि सभ्यता के दूसरी छोर पर नगर है। दोनों में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं निकटता भी है एक संदर्भ में, दूरी होने के बावजूद, कि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय विशेषताओं के पुंज आपको दिखाई पड़ेंगे। वैसे वही नगरीय क्षेत्र में भी आपको कई चीज, जैसे नगर में भी संयुक्त परिवार है, नगर में भी धर्म है, नगर में भी अगर कहें तो जाति के आधार पर विवाह की परिपाटी है। तो एक तरफ अगर हम भारतीय नगरों की बात करें तो उसमें ग्रामीण जीवन की भी विशेषताएं हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी कई नगरीय विशेषताएं हैं। अगर आप देखेंगे आज ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा का विकास हो रहा है, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले की तुलना में जो प्रधानता थी उसमें गिरावट आ रही है। तो ये आप बता देंगे। इसके कुछ उदाहरण बता सकते हैं, जैसे महिला शिक्षा को उदाहरण के रूप में दिखेंगे कि आज ग्रामीण नगरी से आज ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे महिलाओं की शिक्षा का कितना विकास हुआ। हर परिवार घर में बच्चियों की पढ़ाई को लेकर जागरूकता का सृजन हुआ है। महिलाओं को एक आर्थिक संसाधन के रूप में, कहीं ना कहीं मानव संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। आज महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की समाज के स्तर पर भागीदारी आज ग्रामीण क्षेत्र में भी धीरे धीरे स्वीकार की जा रही है विभिन्न सहकारिता आधारित आंदोलन के द्वारा। तो ये सब आप आराम से लिख सकते हैं। 10 नंबर का सवाल है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। कुछ हालिया मामलों का हवाला देते हुए भारत में पितृसत्ता और सम्मान रक्षा हेतु हत्या के बीच की व्याख्या करें। ऑनर किलिंग बहुत ही शानदार सवाल है कि कहता है कि भारत में जो पैट्रियार्की है उसका ऑनर किलिंग के साथ क्या संबंध है। जैसे पैट्रियार्की क्या है? पितृसत्ता एक सोच है, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें किसी महिला के जीवन से संबंधित निर्णय क्रियाकलापों को निर्धारित करने का आधार किसी पुरुष सदस्य के हाथ में है, चाहे वह पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई ना कोई मेल मेंबर। यानी महिलाएं स्वतंत्र नहीं, वह पुरुषों के अधीन में है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता स्वीकार की जाती है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का यह पक्षधर है। समाज के जो भी संस्थागत संरचना है उसमें नियम, क्रियाकलाप सभी का निर्धारण पुरुषों के द्वारा होगा
और ऑब्वियसली अगर पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति दयनीय होगी, उनके अधिकारों को सीमित किया जाएगा, हर क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व महिलाओं पर आरोपित किया जाएगा। अब देखो ये तो पितृसत्ता क्या है ये आप समझ पाए। पैट्रियार्की का कह रहा है कि ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग क्या है? प्रतिष्ठा हत्या, किसी भी ऐसी हत्या जो प्रतिष्ठा के संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण के नाम पर की जाती है। और भारत में खास करके अगर कुछ राज्यों में ऑनर किलिंग के वारदात दिखे हैं जिसमें किसी परिवार द्वारा अंतरजातीय, अंतरधार्मिक या सगोत्र विवाह के नाम पर पुत्री की या कपल की हत्या के मामले देखे हैं। देश के कई राज्यों में, खास करके उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्यों हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के कुछ भाग, राजस्थान और हरियाणा के कुछ भाग में इस प्रकार की वारदात दिखी है जिसमें खाप पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आखिर ऑनर किलिंग में पैट्रियार्की माइंडसेट क्या है? इसे ऑनर किलिंग में महिला के जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार कौन? पुरुष मेंबर के। कोई महिला स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। अगर किसी महिला ने अंतरजातीय विवाह कर लिया है तो परिवार की प्रतिष्ठा ही धूमिल हो जाएगी और इसके नाम पर उस कपल की हत्या हो जाती है। तो पारिवारिक मूल्यों, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा के संरक्षण के नाम पर ऐसी हत्या की जा रही है। और ऐसी हत्या में अगर हम कहें तो पैट्रियार्कल माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो महिला को पुरुषों के अधीन मानता है, जो महिला को एक वस्तु की तरह देखता है, जो महिला का प्रयोग अपने हितों के अनुरूप करने की बात करता है। ये महिला को मनुष्य के रूप में नहीं देखता बल्कि महिला को चेतना से विहीन एक जड़ प्राणी के रूप में देखता है कि कोई महिला अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले पाने के लिए सक्षम ही नहीं है। कई बार विवाह संबंधित निषेधों का पालन न किए जाने के कारण प्रतिष्ठा हत्या की वारदात होती है। अधिकतर ऐसे मामले अगर देखें तो सगोत्र, एक ही गोत्र के विवाह के कारण, अंतरजातीय विवाह, दूसरी कास्ट में विवाह के कारण। तो ऑब्वियसली पैट्रियार्की क्या है और इसके लिए क्या रिलेशन है, आराम से आप लिख सकते हैं। चलते हैं, भारत में सहकारी आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। पहले तो सहकारिता आधार आंदोलन क्या है? साथ साथ मिलकर काम करना। किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों का एक साथ कार्य करना, एक समानता की आधार पर विचारित, समानता की भावना पर आधारित, जहां कोई मालिक कोई नौकर नहीं, सभी मिलजुल कर साथ साथ कार्य करते हुए किसी आंदोलन की आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न अवसरों का सृजन करें। जैसे भारत में हम कहें सहकारिता आधारित आंदोलन, कृषि के क्षेत्र में, डेयरी, पशुपालन आदि के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन ने देश की सूरत बदली है। जैसे हम कहते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर कर आया। इसमें हमारे सहकारिता आधारित आंदोलन का खाद्यान्न उत्पादन, किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर कराने में सहकारिता आधारित आंदोलन ने ग्रामीण जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, परिवर्तन को संभव बनाया है। लेकिन इस आंदोलन के सामने चुनौतियां की चर्चा करना है जमीनी स्तर पर, जैसे संस्थागत तंत्र का अभाव, पैसे का अभाव, कोई डिसीजन ले पाने के लिए कैपेबल नहीं हो पाने का, शिक्षा का अभाव। यानी सहकारिता आधारित आंदोलन में अगर हम कहें तो क्या इसकी चुनौतियां हैं? पहले तो क्या इसका दायरा सीमित है? शिक्षा के अभाव के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण, विभिन्न आधुनिकीकरण से युक्त न होने के कारण, संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता न होने के कारण सहकारिता आधारित आंदोलन के प्रयास को धक्का लगता है। इसके अलावा जाति आधारित ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण शक्ति संतुलन की राजनीति, महिलाओं को प्रति पितृसत्तात्मक सामाजिक रवैया, ये सब सहकारिता आधारित आंदोलन को बाधित कर रहे हैं। तो ये सब आप चुनौतियां बता देंगे। आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? जैसे सरकार ने अभी सहकारिता मंत्रालय ही अलग एक विभाग बनाया, तो आपको बताना होगा कि भारत सरकार द्वारा इस दिशा में और पहल की जानी चाहिए, राज्यों को आगे आना चाहिए और कोऑपरेटिव आंदोलन को और गति प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए अगर हम कहें तो बहुत सारे राहत पैकेज या सहकारिता आंदोलन के लिए बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आराम से आप इसको लिख सकते हैं। अंतिम प्रयास, वयोवृद्धि से क्या अभिप्राय है? भारत में वृद्ध लोगों की मुख्य समस्याओं की चर्चा करें। एजिंग का मतलब क्या है? जैसे हर आबादी की आयु संरचना के आधार पर आबादी
किसी भी देश की आबादी में मुख्य रूप से 3 आयु वर्ग के लोग हम मानते हैं, 0 से 14 वर्ष के बच्चों का वर्ग, फिर 15 से लेकर 59 वर्ष के कार्यशील आबादी का वर्ग और 60 से प्लस वृद्धों का वर्ग। अगर जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, अगर आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बेहतर प्रबंध होंगे, तो ऑब्वियसली जो वृद्ध आबादी है उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में वृद्धों की संख्या किसी भी देश की जनांकीय संरचना में वृद्धि होगी। आज पूरी दुनिया में अधिकांश विकसित देश एजिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। कल तक जिन्होंने कार्यशील जनसंख्या के रूप में अपना योगदान दिया, आज वे बुढ़ापा की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हम जापान की बात करें, जहां पर 80 प्लस लोगों की ठीक ठाक तादाद है। भारत में भी अगर हम कहें तो जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ हाल के वर्षों में बहुत बढ़ी है, लगभग 69-70 के आसपास हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा है, यानी हमारे यहाँ 60 प्लस वृद्ध जो है कम से कम 9 से 10 साल जीते हैं। तो चूंकि ये वृद्ध जो है वो निर्भर आबादी का पार्ट है। जैसे जनसंख्या में अगर हम उत्पादकता की दृष्टि से कहें तो 2 प्रकार की आबादी है, एक को उत्पादक और एक को अनुत्पादक कहते हैं। उत्पादक आबादी में कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष की और अनुत्पादक में 0 से 14 वर्ष के बच्चे और 60 प्लस वृद्ध। अगर वृद्धों की संख्या किसी भी देश की जनसंख्या में बढ़ेगी तो जनसंख्या की यह वृद्धि निर्भरता अनुपात को बढ़ाएगी। तो जो वयोवृद्धि है इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्ध आबादी की संख्या में बढ़ोतरी, और अगर आबादी में इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्र पर इसका आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। यही आपको बताना है। कहता है वृद्ध लोगों की मुख्य समस्याएं क्या है? बहुत अकेलेपन की समस्या, भावनात्मक रूप से अलगाव की समस्या, पीढ़ी अंतराल, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, शरीर के अंग का साथ नहीं कार्य करना, कहीं ना कहीं निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता, वृद्धों के प्रति होने वाली आपराधिक घटनाएं, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण वृद्ध हमारे आज आश्रय के लिए परेशान है। बेटा अमेरिका में है, एक बेटा जो है वह भारत के ही किसी अन्य राज्य में है। आज माँ बाप जो है वह घर की 4 दीवारी के भीतर उनकी संपत्ति के संरक्षक के रूप में है। तो आज वृद्धावस्था को लेकर वृद्धों की बहुत सारी समस्याएं हैं कि उनके लिए सरकार यद्यपि प्रयास कर रही है, फिर भी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण उनका आश्रय स्थल छीना जा रहा है। आज इनको संरक्षण, इनसे बात करने वाला लोग नहीं। पीढ़ी अंतराल, जनसंख्या की जो नई पीढ़ी आ रही है वो अत्यधिक आधुनिक है। ऐसी स्थिति में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य तारतम्यता टूट रही है। मूल्यों का परिवर्तन, कहीं ना कहीं परंपरागत मूल्य हमारे कमजोर पड़ रहे हैं। कल तक हम वृद्धों के प्रति सम्मान की भावना थी, आज वृद्धों के प्रति यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स, अभद्र शब्दों का प्रयोग। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम कहें मूल्य आधारित शिक्षा के क्षरण के कारण आज वृद्धों के प्रति जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान और आदर का भाव हमें रखना चाहिए, उन सब में गिरावट है। तो ये सब आप बता सकते हैं कि वृद्धों की समस्याएं क्या है। उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन है, देखो बच्चों हमारे यहाँ समय की पाबंदी है, लिमिटेशन है, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रश्नों पर बहुत डिटेल नहीं बताया, लेकिन मैं सिर्फ ओवरऑल आपको एक व्यू देने के लिए यहाँ पर आया हूं कि ताकि आप समझ पाएं कि किसी भी प्रश्न को कैसे लिखा जाए और उस प्रश्न में कौन कौन से आयाम को शामिल किया जाए। सबसे सावधानी, देखो इस परीक्षा में सफलता आपको सिर्फ लेखन शैली की बार बार प्रयास से ही मिल पाएगी। नॉलेज सभी के पास होता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण को लेकर समस्या होती है। जब तक स्ट्रक्चर्ड आंसर आप नहीं लिखेंगे, आप एग्जामिनर को अधिक अंक प्रदान करने के लिए आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पूरी आपकी सफलता की यह यात्रा कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग स्किल पर ही डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। तो आप जब भी इस प्रकार के सेशन को देखें तो कहीं ना कहीं उससे कुछ सीख लें। अगर आप मेरे से जोड़ना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू में सोशियोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं गौतम आनंद आपका स्वागत करता हूं। डिटेल हम लोग कक्षा में बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं और जो इस बार के भी प्रश्न आए हैं, अधिकतर प्रश्न कक्षा संबंधित जो हमारे क्लास नोट्स हैं, डिस्कशन है, उससे हूबहू प्रश्न है। और इस वर्ष तो प्रश्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न नहीं है और बहुत जनरलाइज प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 की बात। अगर पेपर 1 और 2 में थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत भी अगर अप्स एंड डाउन्स हैं, तो आप मेरी कक्षा कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मुख्य परीक्षा 2023 के समाजशास्त्र पेपर 2 का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगली
किसी परिचर्चा में मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। सदा प्रयास करते रहें, लिखते रहें, आंसर शैली का, राइटिंग स्किल का लगातार प्रयास करें। निराशा के सागर से बाहर निकलकर कुछ ऊर्जा के साथ इस एग्जाम की तैयारी में लगे रहें, सफलता मिलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।